गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चे। आज हम लोग अपने रिवीजन कैंप के अंदर नए टॉपिक पे आ रहे हैं जिसका नाम है इंडियन पेनल कोड 1860। यार व्हेन वी टॉक अबाउट आईपीसी 1860 1860, बच्चे एक चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि आज की क्लास में हम जब दो टॉपिक्स पढ़ेंगे, एक आईपीसी 1860 और एक सीआरपीसी 1973, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। इंडिया में क्राइम को लेके दो इनैक्टमेंट्स हैं, एक इंडियन पेनल कोड 1860 और एक क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। पहले तो आप एक चीज समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये दोनों की दोनों इनैक्टमेंट्स इंटर रिलेटेड है और इनको एक साथ पढ़ा जाता है, राइट। सर, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन पेनल कोड दोनों में फर्क क्या है? एक चीज समझते हैं बड़े ध्यान से। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 जो है वो ये बताता है क्राइम क्या होता है और क्राइम को कैसे डील किया जाता है। मतलब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है वो प्रोसीजर बताता है हाउ टू डील विद द क्राइम। मान लो फॉर एग्जांपल किसी ने क्राइम किया, अब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है, फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करके एक चार्जशीट बनाती है। जब आपके अगेंस्ट पुलिस इंफॉर्मेशन लेती है, चार्जशीट बना के उसको कोर्ट में डिपॉजिट करती है, फिर कोर्ट से सम्मन आता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि कैसे आपको डील किया जाए, व्हाट इज द प्रोसीजर टू डील विद क्राइम्स, वो कहाँ दिया हुआ है? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 में। लेकिन क्राइम होता क्या है? क्राइम जो है वो कितने तरीके के होते हैं। अगर हम बात करें रेप, मर्डर, डेकॉइट, अटेम्प्ट टू मर्डर, सुसाइड, या जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी तरीके के क्राइम्स हैं, वो सब क्राइम की डेफिनेशन क्या है, क्राइम का मीनिंग क्या है और किस पर्टिकुलर क्राइम के लिए कितनी पेनल्टी है, वो कहाँ दिया गया है? आईपीसी 1860 में। तो कहने का मतलब देयर आर टू लॉज। अगर हम बात करें, दो कानून है इंडिया में क्राइम से डील करने वाले, एक सीआरपीसी और एक आईपीसी। समझ आ रही है बात? सुनिए, अगर आप सोच रहे हो कि मर्डर क्या होता है, ये सीआरपीसी में लिखा होगा, नहीं लिखा होगा। रेप क्या होता है, सीआरपीसी में लिखा होगा, नहीं लिखा होगा। वो सीआरपीसी जो है वो बेसिकली ऐसा लॉ है जो क्राइम का प्रोसीजर बताता है कि कैसे आपको पुलिस ले पकड़ेगी, कैसे पुलिस आपको कोर्ट में पेश करेगी, कैसे आप पे केस चलेगा, कैसे तारीख पे तारीख होगी। इसका मतलब कोई भी क्राइम हो। अब एक चीज बताओ, आपने मर्डर किया या आपने रेप किया या आपने डेकॉइट करी या आपने रॉबरी करी, चारों ही केसेस में क्या पुलिस छानबीन नहीं करेगी? क्या चारों ही केसेस में आपके अगेंस्ट चार्जशीट फाइन नहीं होगी? क्या इसी सब के अंदर कोर्ट में केस नहीं चलेगा? इसका मतलब ये कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है वो एक कॉमन प्रोसीजर बताता है सारे क्राइम से डील करने का। सिंपल सी बात है। जबकि इंडियन पेनल कोड जो है ये अलग अलग सेक्शंस हैं, इसके अंदर टोटल 511 सेक्शंस हैं इंडियन पेनल कोड में, जो बताते हैं कि किस सेक्शन में कौन सा क्राइम है और उस क्राइम की क्या पेनल्टी है। क्लियर है ये बात? ऑब्वियस सी बात है कि आईपीसी जो है वो एलएलबी में हमें बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है, पूरा सब्जेक्ट होता है, यहाँ पर सिर्फ हमारा एक चैप्टर है, राइट। देखिए क्या कह रहा है। सबसे पहले कह रहा है इंडियन पेनल कोड 1860। आपकी मर्जी है, आप पहले आईपीसी रिवाइज करो या पहले सीआरपीसी, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये है कि दोनों के दोनों क्राइम से डील करते हैं। एक चीज समझ आ गई कि नेचर ऑफ क्राइम जो कहाँ लिखा होगा, आईपीसी में लिखा होगा, उसके लिए क्या पेनल्टी प्रिस्क्राइब्ड है वो भी कहाँ होगी? आईपीसी में होगी। क्लियर है? जबकि क्राइम से कैसे डील किया जाता है, ऑफेंस क्या होता है, आपने कभी मेरे से सुना है कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस, बेल कैसे मिलती है, जमानत कैसे होती है, वो सारी चीजें यहां नहीं पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे सीआरपीसी में, राइट। क्लियर है? देखिए यहां क्या कह रहा है। सबसे पहले कह रहा है इंट्रोडक्शन टू क्राइम। यार एक चीज बताओ, इधर सुनिएगा, ये बात हम सीआरपीसी में भी पढ़ेंगे कि जब एक बंदा कोई क्राइम करता है तो वो क्राइम उसने चाहे किसी पर्टिकुलर बंदे के साथ किया, लेकिन उसका इंपैक्ट पूरी सोसाइटी पे पड़ता है। क्राइम इज अ सोशल फिनोमेना, इट इज नॉट अ पर्टिकुलर फिनोमेना, इट इज नॉट इन रेम, इट इज नॉट इन पर्सोना, इट इज इन रेम, इट इज अगेंस्ट होल वर्ल्ड। अब मेरे को एक चीज बताओ, सुनिए, आपने फॉर एग्जाम्पल आपने मेरी किताबें कॉपी कर ली तो आपने इंफ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट किया, आपने पूरी दुनिया का राइट तोड़ा या मेरा। इसका मतलब इंफ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट या सिविल, मेरे से कोई पूछे सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ में क्या फर्क होता है, तो मैं बोलूंगा अगर कोई बंदा सिविल रॉन्ग करता है तो सिविल रॉन्ग इज टुवर्ड्स पर्टिकुलर पर्सन, जबकि क्रिमिनल रॉन्ग इज टुवर्ड्स दी सोसाइटी। क्लियर है ये बात? मान लो किसी ने मर्डर किया, राइट। अब जिसका मर्डर हुआ उसकी फैमिली कहती है माय लॉर्ड हमें एतराज नहीं है, कुछ नहीं होता, क्या छोड़ दिया जाएगा अक्यूज्ड को? नहीं, क्योंकि भाई तुम्हें एतराज नहीं है लेकिन कल कोई किसी और के साथ भी कर सकता है। तो इसका मतलब ये कि जो क्राइम है वो एक सोशल रॉन्ग है। क्लियर है ये बात? देखिए क्या कह रहा है। कहता है क्राइम इज अ सोशल फिनोमेना, इट इज अ रॉन्ग डन अगेंस्ट सोसाइटी। सही कह रहा है। और कह रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ क्राइम चेंजेस विद टाइम। क्या ये बात ठीक है? अब एक चीज बताओ, जब तक आईटी एक्ट 2000 नहीं आया था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 नहीं आया था, तब तक हैकिंग क्राइम नहीं था। 2018 से पहले होमोसेक्सुअलिटी वाज अ क्राइम। कहता है तो क्राइम जो है वो टाइम टू टाइम
चेंज होता है। ऐसी बहुत सारी चीजें जो पहले क्राइम नहीं थी अब है, और ऐसी भी बहुत सारी चीजें जो अब क्राइम नहीं है पहले थी। पहले थी अब नहीं है होमोसेक्सुअलिटी, पहले थी अब नहीं है एडल्ट्री अंडर आईपीसी, राइट। मैंने आपको बताया था मैरिड वुमेन के साथ अगर आप कभी अफेयर करते थे तो पहले आपको सजा होती थी, लेकिन अब कोई सजा नहीं है। अभी एडल्ट्री इज नो मोर अ क्राइम, राइट। हैकिंग पहले क्राइम नहीं था, अभी क्राइम है, राइट। इंटरनेट से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, साइबर क्राइम्स जितने भी हैं, वो तो आए साइबर लॉ के बाद है। इसका मतलब है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम लॉ कीप्स ऑन चेंजिंग। ये बात ठीक है, डन। अब देखिए, अब यहां पे कह रहा है सिविल वर्सेस क्रिमिनल रॉन्ग। यार ये तो मैंने बताया, सिविल रॉन्ग होता है अगेंस्ट इंडिविजुअल, क्रिमिनल रॉन्ग होता है अगेंस्ट सोसाइटी। क्लियर है बच्चे ये बात? डन, एज सिंपल एज दैट। अब कह रहा है सर आईपीसी 1860 का थोड़ा सा स्ट्रक्चर बताओ हमको कि इंडियन पेनल कोड 1860 है कैसा। कहता है इसका थोड़ा स्ट्रक्चर बताइए। देखिए कहता है सर एक कॉलोनियल लेजिस्लेशन है। कॉलोनियल लेजिस्लेशन मतलब ये तब बना था व्हेन इंडिया वाज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटिशर्स। क्या ये बात ठीक है? 1860 का लॉ है, 1860 का 150 साल से ज्यादा हो गए, राइट। 1 जनवरी 1862 को अप्लाई हुआ। कह रहा है ये एक सब्सटैंटिव लॉ है। यार बात बड़ी सिंपल सी है, दो तरीके के लॉ होते हैं, एक होता है प्रोसीजरल, एक होता है सब्सटैंटिव। इंडिया में मतलब कभी भी हम बोलते हैं ना काइंड्स ऑफ स्टैट्यूट्स या काइंड्स ऑफ लॉ, तो दो तरीके के लॉ होते हैं, प्रोसीजरल एंड सब्सटैंटिव। अब आप बताओ जो सीआरपीसी है वो क्या है? प्रोसीजरल लॉ है, और ये जो प्रोसीजरल नहीं है वो क्या है? सब्सटैंटिव लॉ है। सिंपल सी बात है। सब्सटैंटिव लॉ प्रोविजंस बताता है, जबकि प्रोसीजरल लॉ उसको डील करने का प्रोसीजर तरीका बताता है। यस और नो? क्लियर है? इंडियन, अगर हम बात करें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, आपने पढ़ा हुआ है क्या? उसके अंदर कोई प्रोसीजर थे या नॉर्मल प्रोविजन थे? बेलमेंट क्या होता है, प्लेज क्या होता है, राइट, या ऑफर क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है, कंसीडरेशन क्या होता है, अग्रीमेंट क्या होता है। तो मतलब जिस लॉ में सिर्फ प्रोविजंस है उसको हम क्या बोलते हैं? सब्सटैंटिव लॉ, और जिसके अंदर प्रोसीजर है वो प्रोसीजरल लॉ होता है। तो इंडिया में क्राइम से रिलेटेड दो लॉ है, एक प्रोसीजरल है, एक सब्सटैंटिव है। प्रोसीजरल सीआरपीसी, सब्सटैंटिव आईपीसी, राइट। एक चीज याद रखिएगा प्लीज ऑल ऑफ यू, मैंने कहा देयर आर 2 लॉज इन इंडिया रिगार्डिंग क्रिमिनल थिंग्स या क्रिमिनल प्रोविजंस। एक हो गया आईपीसी और एक हो गया सीआरपीसी। कहता जी अगर दोनों में कोई कॉन्ट्राडिक्शन हुई तो कहता आईपीसी जो है वो सुपीरियर लेजिस्लेशन है। मतलब इन केस ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन आईपीसी विल सुपरसीड ओवर सीआरपीसी। याद रहेगी ये बात? क्लियर है कि आईपीसी सुप्रीम माना जाएगा। अब कह रहे हैं सर ये ऑफेंसेस को डिफाइन करता है, मतलब इसके अंदर हम पढ़ेंगे, सुनिएगा बड़े ध्यान से। ऑफेंसेस को डिफाइन करता है मतलब क्राइम्स को डिफाइन करता है। इधर देखिएगा बेटा ध्यान से, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में आप पढ़ोगे कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, बेलेबल क्या होता है, नॉन बेलेबल क्या होता है। यहां पर आप पढ़ोगे मर्डर क्या होता है, डेफेमेशन क्या होता है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्या होता है, फोर्जरी क्या होती है। इसका मतलब जो पर्टिकुलर अलग अलग काइंड्स ऑफ क्राइम्स है वो हम इसके अंदर पढ़ते हैं, और साथ में कहता है पनिशमेंट्स क्या क्या है वो भी हम इसी में पढ़ते हैं, राइट। कहता है अगर हम ओवरऑल आईपीसी का स्ट्रक्चर देखें तो देयर आर 23 चैप्टर्स एंड 511 सेक्शंस। ये बात समझ आती है? 23 चैप्टर और 511 सेक्शंस। डन, सिंपल है यार। इनमें से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आने वाला। ज्यादा से ज्यादा अगर मैं बात करूं तो इस पे 1-2 नंबर की स्टेटमेंट आ सकती है कि क्रिमिनल और सिविल रॉन्ग में क्या फर्क है। क्रिमिनल रॉन्ग इज अगेंस्ट दी सोसाइटी, जबकि सिविल रॉन्ग इज अगेंस्ट दी पर्टिकुलर पर्सन। डन बच्चे? क्लियर है? अब देखिए टॉपिक का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इंट्रा टेरिटोरियल। याद रखिएगा आईपीसी बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा है, इसको रिवीजन करने में हो सकता है टाइम ज्यादा लगे। कहता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंट्रा टेरिटोरियल वर्सेस एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। इंट्रा टेरिटोरियल वर्सेस एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। इंट्रा टेरिटोरियल का मतलब हो गया विद इन दी टेरिटरी, इंडिया के अंदर। एक्स्ट्रा टेरिटरी मतलब इंडिया के बाहर। ये बात समझ आ रही है? इंडिया के अंदर कोई क्राइम हो रहा है, इंडिया के बाहर कोई क्राइम हो रहा है। कहता है एक चीज बताइए, जब इंडियन टेरिटरी के अंदर कोई क्राइम हो रहा है तो क्या इंडियन लॉ एप्लीकेबल होगा कि नहीं? यस और नो? हाँ या ना? अच्छा एक बात बताओ, अमित वोरा इंडियन है, आप भी इंडियन हो, अमित वोरा ने आपका मर्डर कर दिया दिल्ली में। अब आप ये बताओ क्या ये इंडियन लॉ एप्लीकेबल होगा? दिल्ली के अंदर मर्डर किया, राइट। अच्छा मर्डर कर दिया एक फॉरेनर ने इंडियन का दिल्ली में, क्या तब भी अप्लाई होगा? फॉरेनर ने किया लेकिन तब भी होगा क्योंकि इंडियन टेरिटरी में हुआ है, ठीक है। अच्छा ये बताओ फॉरेनर ने अपनी गर्लफ्रेंड का मर्डर कर दिया इंडिया में, दोनों दो हस्बैंड वाइफ या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड घूमने आए थे, मर्डर कर दिया, अब बताओ क्या तब भी अप्लाई होगा? बिल्कुल होगा। तो आपको एक चीज समझ आ रही है कि विद इन इंडियन टेरिटरी होगा, फिर तो इंडियन लॉज एप्लीकेबल होंगे ही होंगे। यस और नो? देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है सर इंट्रा टेरिटोरियल का मतलब है विद इन इंडियन टेरिटरी हो, विद इन इंडियन टेरिटरी हो, फिर चाहे विद इन इंडियन टेरिटरी कोई इंडियन नेशनल हो या फॉरेन नेशनल हो, फॉरेन क्रिमिनल हो, राइट। क्लियर है? अगर हमारी टेरिटोरी के बीच में हो रहा है तो वो इंट्रा टेरिटोरियल माना जाएगा। कहता है सर इसके अंदर हम कह रहे हैं
इंट्रा टेरिटोरियल मतलब विद इन इंडियन टेरिटरी। कहता है इंडियन टेरिटरी का क्या मतलब है? कहता है सुनिए, कहता है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में दे रखी है टेरिटरी, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, याद रहेगी बात, जो आर्टिकल 1 के अंदर प्रिस्क्राइब्ड है, याद रहेगा। कहता है इंडियन टेरिटरी मतलब आर्टिकल 1 के अंदर जो प्रिस्क्राइब्ड है, या वाटर लिमिट्स होती है, वाटर टेरिटरी। आपने कभी सुना होगा सर्विस टैक्स, या पहले सर्विस टैक्स होता था जीएसटी वगैरह में 200 नॉटिकल माइल्स, राइट, सुना कभी आप लोगों ने? तो वो जो लिमिट है वो बेसिकली वाटर टेरिटरीज में मानी जाती है। और आगे कह रहा है इंडियन रजिस्टर्ड शिप या एयरक्राफ्ट है। अब एक चीज बताओ, इधर इंडियन एयरलाइंस का प्लेन जा रहा था, या इंडिया या कोई भी शिप जा रहा था जो इंडिया में रजिस्टर्ड है, कहता है उसके ऊपर कोई क्राइम हुआ तो कहता है वो भी हमारी टेरिटरी मानी जाएगी। कभी बचपन में सुना था आपने, टीचर्स बोला करते थे कि बेटा अगर इंडियन शिप इंडिया से सिंगापुर जा रहा है और उसमें कोई सिंगापुर कपल है और उनका बच्चा पैदा हो गया तो उसको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। बचपन में ऐसे पढ़ाया जाता था। तो कहने का मतलब क्या हुआ, इंडियन टेरिटरी में क्या आएगी? कहता है भाई अगर इंडियन शिप है, इंडियन एयरक्राफ्ट है, वो भी इंडिया की टेरिटरी का पार्ट है। इसके अलावा कहता है अगर इंडियन वाटर लिमिट्स है वो भी इंडिया का पार्ट है, और इंडियन लैंड ज्यूरिसडिक्शन आर्टिकल 1 के हिसाब से वो भी इंडिया का पार्ट है। सिंपल सी बात है, यस और नो। आगे देखिए क्या कह रहा है, एक चीज देखिएगा, कहता है मुबारक लाल अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, मुबारक लाल अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। इसके अंदर एक केस, इसके अंदर एक जजमेंट आई। देखो क्या कह रहा है, एक चीज सुनिएगा, किसी फॉरेनर ने इंडिया में कोई क्राइम किया, किसी फॉरेनर ने इंडिया में कोई क्राइम किया, बाद में वो कहता है जी मेरे को तो पता ही नहीं था कि इंडिया में ऐसा लॉ है। आपने पढ़ा ना, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज, फाउंडेशन में भी पढ़ाया जाता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। और कहता है जी एक बात बताऊं, मैं पहली बार इंडिया आया हूं, मुझे तो पता ही नहीं है इंडिया का कानून कैसा है, मुझे कैसे पता चलेगा? कहता है जी इंडियन गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो कोई पब्लिश करे, पब्लिकेशन, जैसे हम किसी देश में जाते हैं, आप किसी कंट्री में जाते हो ना, अच्छी कंट्री में, कनाडा जाओ, अमेरिका जाओ, तो वो क्या करते हैं, अपनी एक रूल बुक देते हैं आपको एयरपोर्ट पे उतरते ही कि जी ये लिस्ट है चीज़ों की, ये ध्यान रखना। कहता है जी जैसे हर कंट्री देती है, इंडिया ने क्यों नहीं दिया? इंडियन गवर्नमेंट भी मुझे एयरपोर्ट पे देती। तो कोर्ट ने बोला देखो जी हम पब्लिश करें या ना करें, अगर आप हमारे देश में आ रहे हो तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको लॉज आते हैं। सिंपल सी बात है। देखिए क्या कह रहा है, इट इज नॉट नेसेसरी टू मेक द लॉ पब्लिश्ड आउटसाइड इंडिया टू ब्रिंग द फॉरेनर्स अंडर द एम्बिट ऑफ आईपीसी। अगर आपको लॉ नहीं पता तो ये गलती आपकी है। आप हमें नहीं कह सकते कि हमने आपको पब्लिश नहीं करा, या हमको पूरी दुनिया में अपना लॉ थोड़ी पब्लिसाइज करते फिरेंगे। यस और नो? इफ अ पर्सन इज कमिंग टू इंडिया और अगर वो इंडियन एम्बेसी से अपना लेके आ रहा है वीजा, तो हम ये मान रहे हैं कि ही इज गिविंग हिज कंसेंट टू कंप्लाई विद द इंडियन लॉज। यस और नो? हाँ या ना? तो ये इंट्रा टेरिटोरियल समझ आ गया, विद इन द टेरिटरी, इंडियन बंदा हो फॉरेन बंदा हो दोनों पे अप्लाई होगा। आर्टिकल 1 वाली वाटर लिमिट्स और स्पेस क्राफ्ट हो गया, या आपका शिप वगैरह हो गया जो रजिस्टर्ड है। एंड इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज, मुबारक अली का केस। अच्छा देखिए इधर कहता है कुछ क्राइम ऐसे हैं जो इंडियन टेरिटरी में हो रहे हैं फिर भी उनको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, मतलब उन पर कोई केस नहीं चलेगा। फॉर एग्जाम्पल कहता है प्रेसिडेंट या गवर्नर, आपको पता है ये बात शायद आपको पता होनी चाहिए कि प्रेसिडेंट और गवर्नर पे कोई केस नहीं चलता। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी है, और सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट भी आप प्रेसिडेंट पे अपील फाइल कर सकते हो। पता है ये बात हमें? तो सबसे बड़ा कौन हो गया? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट देखो, मान लो आप पे 10 केसेस चल रहे हैं और आपको बना दिया प्रेसिडेंट, जिस टेन्योर में आप प्रेसिडेंट हो सारे जो केसेस हैं उसमें स्टे लग जाता है। याद रखेगा ये बात। ये माना जाता है कि प्रेसिडेंट एंड गवर्नर पे कभी कोई केस हो ही नहीं सकता। दे कैन नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग। क्लियर है ये बात? पहली चीज याद रहेगी, कोई डाउट इसमें? दूसरी बात कहता है कोई फॉरेन सवर्न है या डिप्लोमेट है। पहले आप मेरी बात सुनना ध्यान से। एक चीज बताओ, गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है? होता है कि मान लो बराक ओबामा साहब जो है, या आजकल डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो आए। बराक ओबामा एक्चुअली मेरा फेवरेट है इसलिए मुंह से वही निकलता है। डोनाल्ड ट्रंप साहब आए। जब डोनाल्ड ट्रंप साहब इंडिया में आए, इंडिया में आने के बाद उनकी मीटिंग चल रही है और पता चला उनकी गाड़ी के नीचे कोई बंदा आ गया, मर गया। ठीक है, क्या डोनाल्ड ट्रंप को आप बताओ शाम को क्या पुलिस स्टेशन में रखेंगे? क्या अगले दिन कोर्ट में पेश किया जाएगा? नहीं। कहता भाई वो फॉरेन सवर्न है, सरकारी है बंदा, फॉरेन गवर्नमेंट का। हाँ या ना? यस और नो? अच्छा, फॉरेन सवर्न और फॉरेन डिप्लोमेट में फर्क पता है आपको? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉरेन सवर्न एंड फॉरेन डिप्लोमेट? सुनिएगा ध्यान से। जो अगर हम बात करते हैं, हमने जैसे एग्जांपल लिया अभी कि डोनाल्ड ट्रंप साहब इंडिया में आते हैं तो वो फॉरेन सवर्न है। ठीक है, फॉरेन डिप्लोमेट मतलब कभी सुना आपने कि अमेरिकन दूतावास, अमेरिकन एजेंट या अमेरिकन एम्बेसी का हेड कमीशन, जैसे हाई कमीशन का हेड, सुना कभी आपने? जो बाहर से आया है, बाहर की गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है और इंडिया में ही रहता है, वो फॉरेन डिप्लोमेट है। बाहर से आया है, बाहर की गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है और इंडिया में ही रहता है, वो कौन है? फॉरेन डिप्लोमेट। क्लियर है ये बात? और जो बाहर से आया है लेकिन रहता नहीं है इंडिया में, वो कौन है? फॉरेन सवर्न। एम आई क्लियर?
आया 2-4 दिन यात्रा करके दौरा करके अपना घूम फिर के निकल जाएगा, राइट। आगे कहता है मिलिट्री पर्सन ऑन मिशन। आपने कभी मूवीज के अंदर देखा होगा, जैसे हॉलीडे मूवी आपने कभी देखी हो, उसके अंदर आपने कभी देखा है कि जैसे उसमें बोलते हैं कि अगर आपने हॉलीडे मूवी में देखा है, सोल्जर इज नेवर ऑफ द ड्यूटी, होता है ना ऐसा, राइट। आप एक चीज बताओ, जितने भी ये लोग अंडर कवर एजेंट्स होते हैं, मिलिट्री वगैरह होते हैं, क्या ये लोग कभी किसी की जान लेते हैं? हाँ या ना, बताओ मेरे को। आप एक चीज बताओ ना यार, प्रैक्टिकली बात करो कि किसी इंडियन आर्मी के बंदे ने मिलिटेंट को मार दिया, अब क्या उसको मर्डर की सजा हो जाएगी कि उसने मर्डर किया, या उसने जो कुछ किया वो मिलिट्री ड्यूटी में किया? मिलिट्री ड्यूटी में किया, हाँ या ना। तो कहता है फिर वो वैलिड माना जाएगा, यस और नो, मतलब उसको कोई सजा नहीं है। डन। ये चारों एक्सेप्शंस इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शंस कह लो, एग्जम्पशंस कह लो। प्रेसिडेंट और गवर्नर पे नहीं चलता, फॉरेन सर्वेंट, फॉरेन डिप्लोमेट एंड मिलिट्री पर्सन अगर अपनी ड्यूटी के अंदर कुछ कर रहा है तो डन, अपनी ड्यूटी के अंदर। ये थोड़ी है कि जैसे रुस्तम मूवी देखी आपने, मिलिट्री वाला किसी को भी गोली मार दिया, ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर मिलिट्री ड्यूटी में मिशन पे होते हुए कुछ कर रहा है तो वो वैलिड माना जाएगा, उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगी। कहता अच्छा एक चीज बताए, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल क्या होता है? एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन मतलब इंडिया के बाहर, यस और नो। कहता है एक चीज बताओ, क्या इंडियन गवर्नमेंट की इंडिया के बाहर चल सकती है? विद इन इंडिया तो चलती है, क्या इंडिया के बाहर भी चल सकती है? कहता हाँ। कहता है डिपेंड करता है। क्या कहना चाह रहे हो सुनो, एक छोटा सा एग्जांपल। कहता है लॉज एप्लीकेबल आउटसाइड इंडियन टेरिटोरी, मतलब इंडियन लॉज इंडिया की टेरिटरी के बाहर भी अप्लाई हो सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लूं, आप ये मान लो कि अमित वोरा गया दुबई, और दुबई में जाके अमित वोरा ने कोई क्राइम कर दिया, और उसके बाद अमित वोरा वापस आ गया, क्या इंडिया में उस पर केस चलेगा? नहीं चलेगा? चलेगा। क्लियर है? चाहे टेरिटरी बाहर थी लेकिन मैं इंडियन था। समझ आ रही है ये बात? यस और नो। आपने ऐसा कई बार देखा होगा कि किसी और देश ने किसी टेररिस्ट को पकड़ लिया, वो टेररिस्ट इंडिया में भी वांटेड है, तो इंडियन गवर्नमेंट उसे कहती है हमारे पास भेजो। होता है ऐसा कभी? हाँ या ना। इसका एग्जाम्पल क्या है सुनिए। मान लो हम इंडिया में बैठे हैं, किसी बंदे ने लंदन बैठे बैठे हमारे साइट को हैक कर लिया, हैकिंग कर ली, हमारे अकाउंट से पैसे ले लिए, क्या ये क्राइम नहीं है? क्या वो बंदा जो इंडिया के बाहर बैठा भी बाहर है भी फॉरेन नेशनल, उसने बाहर बैठे बैठे किया, लेकिन क्या ये इंडिया में हैकिंग में आएगा? नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, क्राइम डन बाय अमित वोरा आउटसाइड इंडिया, ये पहला एग्जाम्पल कि मैं इंडियन हूं और मैं इंडियन होकर बाहर क्राइम कर रहा हूं तो मैं लाइबल माना जाऊंगा। हैकिंग डन बाय पाइलो रोसाती फ्रॉम इटली, ये मेरा दोस्त है, एक इटली में रहता है, मैंने उसका नाम डाल दिया एग्जाम्पल में। तो पाओलो रोसाटी एक मेरा फ्रेंड है, ही वर्क्स इन एमएनसी, और कहता है कि इटली में बैठ के उसने हैकिंग कर ली। तो बंदा भी फॉरेन नेशनल है, बैठा भी बाहर है, लेकिन क्राइम तो इंडिया में हुआ ना, पैसा तो उसने इंडियन आदमी का चुराया है, यस और नो? हाँ या ना। और आगे कह रहा है, अच्छा आपको याद है 1999 के अंदर कंधार में इंडियन प्लेन हाईजैक हुआ था, कितनों को पता है ऐसी कोई स्टोरी? भाई इंडियन प्लेन था, नेपाल से हाईजैक हुआ, पाकिस्तानी टेररिस्ट ने हाईजैक किया। अब हुआ कहाँ हाईजैक? नेपाल में। किया किसने? पाकिस्तानी ने। लेकिन प्लेन कौन सा है? इंडिया का है, तो इसलिए क्या वो इंडियन लॉ पे आएगा? बिल्कुल आएगा। तो इंडियन प्लेन हाईजैक बाय इन नेपाल बाय पाकिस्तानी टेररिस्ट। क्लियर है बच्चे? समझ आती है कहानी? तो क्या इतना हमें समझ आ गया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है, देख के ही आपको पता चल रहा होगा कि एक इंट्रा टेरिटोरियल होता है, एक एक्स्ट्रा टेरिटोरियल होता है, और इंट्रा और एक्स्ट्रा, इंट्रा में क्या क्या एग्जम्पशन है और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल में कब कब अप्लाई हो जाएगा। डन? क्लियर है बच्चे? चले आगे। अब देखिए, अब ना बच्चे यहां पर एक आता है एडमिरल्टी ज्यूरिसडिक्शन। जब हम बात करें एडमिरल्टी ज्यूरिसडिक्शन की, ध्यान से सुनेगा, एडमायरल ज्यूरिसडिक्शन भी बोलते हैं इसको, इस पे भी शॉर्ट नोट इंपॉर्टेंट है। ये ना बेसिकली कोई नई बात नहीं कर रहा है, ये वो शिप वाली बात कर रहा है, शिप वाली बात कर रहा है कि कोई भी कहता है, देखो शिप जो होता है ना, या बोट जो होती है, वो फ्लोटिंग आइलैंड मानी जाती है। शिप या बोट जो है वो फ्लोटिंग आइलैंड मानी जाती है, और आइलैंड मतलब पीस ऑफ लैंड, और पीस ऑफ लैंड मतलब हमारी कंट्री का पार्ट। यस और नो? आपको पता है, अगर आपने कभी इंटरनेशनल लॉज पढ़े हो या कभी पढ़ोगे तो उसमें होता है कि जिस भी देश का क्रूज है या शिप है, उस देश का झंडा लगा होता है उसमें, पता है? देखो क्या कह रहा है, कह रहा है सर शिप इज अ फ्लोटिंग आइलैंड। शिप या बोट चाहे खड़ा हो या चल रहा हो, चाहे मूविंग हो या स्टेशनरी हो, चाहे हाई सीज में हो या रिवर्स में हो। हाई सीज कौन से होते हैं? वो सीज जो किसी कंट्री के कंट्री की टेरिटरी का पार्ट नहीं होते। क्लियर है ये बात? कहता है इंडियन फ्लैग अगर लगाए तो वो इंडियन एडमिरल ज्यूरिसडिक्शन माना जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है, यस और नो? मतलब इंडिया का शिप पे अगर कोई क्राइम होता है, चाहे वो शिप कहीं पर भी खड़ा है, चल रहा है, किसी भी देश में खड़ा है, कहता है इधर सुनिएगा जो मैं कह रहा हूँ, शिप इंडियन है, लेकिन एक जर्मन ने एक लंदन के बंदे को मार दिया अमेरिका में। मारा कहाँ? अमेरिका में। मारा किसने? जर्मन सिटीजन ने। किसको मारा? यूके के सिटीजन को। लेकिन शिप कहाँ का था?
इंडिया का, चाहे मर्डर उसका कहाँ हुआ है, अमेरिका में, मारने वाला भी फॉरेन नेशनल, मरने वाला कोई और फॉरेन नेशनल, मारा किसी और टेरिटरी में, इवन देन शिप हमारा है, तो हमारी एडमिरल जुरिस्डिक्शन मानी जाएगी। एम आई क्लियर? समझ आती है कहानी? डन। अब देखिए, कहते हैं सर व्हाट आर दी फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। बच्चे इसको देखिएगा, कहता है व्हाट आर दी फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। एक क्राइम में क्या चीजें होना जरूरी है? कहता है सर 3 चीजें होना जरूरी है। इधर देखिए, इंसान की गलत इंटेंशन, इंसान का गलत एक्शन, बस 3 चीजें। ह्यूमन की रॉन्ग इंटेंशन, ह्यूमन का रॉन्ग एक्शन, याद रहेगा। देखिए, कहता है ह्यूमन बीइंग कैपेबल ऑफ बीइंग पनिश। ये कैपेबल ऑफ बीइंग पनिश क्यों लिखा? कई बार आपने देखा होगा, बंदे ने मर्डर किया और बाद में प्रूव हो जाता है वो पागल था, तो पागल आदमी को सजा नहीं होती। यस और नो? तो कहता है अगर ह्यूमन बीइंग है एंड सच ह्यूमन बीइंग इज कैपेबल ऑफ बीइंग पनिश, तो कहता है यस, वो पहला एलिमेंट तो ये हो गया, कैपेबल ऑफ बीइंग पनिश। यहां ये नहीं कह रहा पनिश हो ही हो, कैपेबल मतलब मेंटली फिजिकली साउंड होना चाहिए। डन। मेंस रिया मतलब गिल्ट इंटेंशन। पता ना हम सबको, हम सबने सुना कि मेंस रिया प्लस एक्टर्स रियस इज इक्वल टू क्राइम। ये मैंने टॉट में भी बताया था, सीआरपीसी में भी बताऊंगा कि खाली गलत सोचने से कुछ नहीं होता, गलत सोचना और गलत करना दोनों चीजें हैं तो ही वो क्राइम माना जाएगा। एम आई क्लियर? जवाब दीजिए, समझ आती है? देखो इधर क्या कहता है, कहता है मेंस रिया प्लस एक्टर्स रियस इज इक्वल टू क्राइम। मतलब एक इंसान इन बैड इंटेंशन के साथ कुछ गलत काम कर रहा है तो वो क्राइम माना जाएगा। अच्छा मेरी बात सुनिएगा इधर, मेंस रिया का क्या मतलब होता है सुन लो। कहता है मेंस रिया 3 तरीके की होती है, मेंस रिया 3 तरीके की होती है, गिल्ट इंटेंशन 3 तरीके की होती है। कहता है एक इंटेंशन, एक नेग्लिजेंस और एक रेकलेसनेस। सर क्या कहना चाह रहे हो? सुनिएगा बड़ा ध्यान से। मैं 200 की स्पीड पे गाड़ी चला रहा हूं या मैं 150 की स्पीड पे गाड़ी चला रहा हूं। अब पहली बात, मैं 150 की स्पीड पे गाड़ी चला रहा हूं, ठीक है। अब ये बताओ कि क्या मेरी इंटेंशन किसी को मारने की है? नहीं, लेकिन क्या मुझे पता है कि कोई आगे आ गया तो बचेगा नहीं, ब्रेक नहीं लगेगी? यस और नो? दैट इज रेकलेसनेस। एक्टर जो एक्ट कर रहा है, एक्टर डज नॉट डिजायर द कॉन्सिक्वेंस। मैं नहीं चाहता कोई मरे, बट फोर्सेस द पॉसिबिलिटी। पता है कि कोई आ गया तो मर सकता है, बट स्टिल कॉन्शियसली मैं गाड़ी तेज चला रहा हूं। यस और नो? हाँ या ना? जवाब दीजिए। तो अगर आपको पता है कि आप कुछ गलत कर रहे हो और उससे ये गलत हो सकता है या क्राइम हो सकता है, फिर भी आप नहीं सुधर रहे, तो कहता है वो भी मेंस रिया माना जाएगा। क्लियर है ये बात? वो भी आपकी गलत इंटेंशन मानी जाएगी। माय लॉर्ड मेरी इंटेंशन मारने की नहीं थी भाई, लिमिट है गाड़ी की 60 की स्पीड, तू चला रहा है 150 में, क्यों चला रहा है? राइट। नेग्लिजेंस और रेकलेसनेस में फर्क होता है। नेग्लिजेंस, किसी डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन लगा दिया और वो डॉक्टर से पेशेंट मर गया, क्या ये नेग्लिजेंस है या रेकलेस है? नेग्लिजेंस है। हाँ या ना? आप बताओ, क्या उस डॉक्टर की डिग्री कैंसिल होगी? क्या उसकी प्रैक्टिस बैन हो जाएगी? तो व्हाट इज दैट? दैट इज नेग्लिजेंस, कि उसने ड्यू केयर नहीं किया। अब वो ये थोड़ी कहेगा मैंने जानबूझ के गलत इंजेक्शन थोड़ी लगाया, नहीं लगाया, लेकिन गलती भी क्यों हुई? किसी की जान चलेगी तेरी गलती। हाँ या ना? और आगे कह रहा है इंटेंशन, तो आपको पता ही है इंटेंशन का गिल्ट। अगर यही प्रूव हो जाए कि आपकी गलत इंटेंशन है, फिर तो पर्पस ही क्लियर हो जाता है। इंटेंशन कुछ भी हो सकता है, इंटेंशन बदला लेना हो सकता है, रिवेंज, इंटेंशन पैसे लेना हो सकता है, राइट। इंटेंशन जो है चोरी करना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो मेंस रिया में 3 बातें आ गई, इंटेंशन, नेग्लिजेंस और रेकलेसनेस, राइट बच्चे। अच्छा कह रहा है एक्टर्स रियस मतलब कुछ भी एक्ट किया आपने। देखो कहता है एक्ट इज अ विल्ड मूवमेंट ऑफ बॉडी। क्या ये बात ठीक है? आप एक चीज बताओ ना यार, अगर मैं चाहूंगा तभी तो मैं गोली दबाऊंगा, तभी तो मैं पिस्टल का ट्रिगर दबाऊंगा। अगर मैं चाहूंगा नहीं, ऐसे कैसे दब जाएगा? यस और नो? जवाब दो। कहता है एक चीज याद रखिएगा, कहता है कुछ करना, कुछ गलत करना क्राइम होता है। कभी कभी कहता है कुछ ओमिट करना, कुछ सही ना करना भी क्राइम होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सिंपल सी बात है, सुनिए। आपके सामने, बेटा इधर सुनिएगा मैं जो कह रहा हूं, आपके सामने किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, क्लियर है ये बात? या लेट अस सपोज, ये भी छोड़ो, हम इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में लेते हैं, कंपनी लॉ से इसको रिलेट करो। कंपनी लॉ में अगर आपने सुनाओ तो कंपनी प्रोस्पेक्टस में सच बोलती है, प्रोस्पेक्टस में कुछ झूठ छुपा नहीं सकती। यस और नो? छुपाया तो वो क्रिमिनल लाइबिलिटी होती है सेक्शन 34 में। यस और नो? हाँ या ना? प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट में पढ़ा है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आप कुछ गलत कर रहे हो या कुछ इंपॉर्टेंट चीज छुपा रहे हो, जहां पर छुपाना भी गलत है, कहता है वो भी क्राइम माना जाएगा। तो इन शॉर्ट क्या हमें ये बात समझ आ गई कि क्राइम के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है? ह्यूमन की बैड इंटेंशन प्लस बैड एक्शन, याद रहेगा। अच्छा देखिए, कहता है कुछ चीजें ऐसी हैं जहां मेंस रिया चाहिए ही नहीं होता, एक्सेप्शंस टू द प्रिंसिपल ऑफ मेंस रिया। इसका मतलब क्या है? आपकी गलत इंटेंशन नहीं है, आप कह रहे हो माय लॉर्ड मेरी गलत इंटेंशन नहीं है, कोर्ट कहता है भाई है या नहीं, पूछी किसने?
हम तो बस तेरे को लाइबल ठहरा रहे हैं। तो देर आर सर्टेन केसेस जहां पर आपकी गलत इंटेंशन है या नहीं उसका कोई मतलब मेंस रिया देखा ही नहीं जाएगा, फिर भी आपको पेनल्टी लगा दी जाएगी। मतलब जनरली हम क्या बोलते हैं कि क्राइम के लिए मेंस रिया जरूरी है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जहां मेंस रिया नहीं है तब भी वो क्राइम माना जाएगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं, सुनिए। कहता है पेटी फाइन्स, जहां छोटे मोटे फाइन्स हैं। सुनिएगा, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। आप चला रहे हो बाइक या गाड़ी, रेड लाइट नहीं है, ग्रीन है, आप निकाल रहे हो, लेकिन बीच में ट्रैफिक है और रेड हो गई, पुलिस वाले ने रोक दिया, आ जाओ जी साइड में। अब आप बोलते हो सर मेरी गलती नहीं है, सर मेरी इंटेंशन नहीं थी, सर ग्रीन थी, आपने भी देखा बीच में ट्रैफिक था। पुलिस वाला क्या कहेगा, क्यों इतना शोर मचा रहे हो, 100 रुपये का चालान काट देता हूँ, जाओ। लेकिन वो काटे बिना जाने नहीं देता, चाहे गलती आपकी नहीं है। आप कहते हो मेरी गलती नहीं है, वो कहता मैं कब कह रहा हूँ आपकी गलती है, लेकिन अब 100 रुपये का चालान तो कटेगा ही कटेगा। समझ आ रही है ये बात? डन। तो पेटी फाइन्स है तो मेंस रिया प्रूफ करना जरूरी नहीं होता। डन बच्चे। आगे कह रहा है विदाउट नॉलेज अगर आप कुछ कर रहे हो, इधर सुनिएगा, विदाउट नॉलेज अगर कुछ हुआ तो भी वो मेंस रिया नहीं है। विदाउट नॉलेज मतलब सुनिएगा बड़े ध्यान से, इसका क्या मतलब है? विदाउट नॉलेज का मतलब है कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जी मुझे पता ही नहीं है कि ये क्राइम है, मुझे पता ही नहीं है कि ये क्राइम है। इग्नोरेंस ऑफ लॉ हो गया, हाँ या ना? अब इग्नोरेंस ऑफ लॉ मतलब मेरी नॉलेज में नहीं था कि क्राइम है, अगर मेरी नॉलेज में होता तो मैं ऐसा नहीं करता। अब यहां पर डिपेंड करता है, देखो एक चीज समझो, बड़े ध्यान से समझिएगा। अगेन वही वाली बात कि मुझे नहीं पता था कि इंडिया में ये चीज अलाउड नहीं है, नहीं तो मैं नहीं करता। भाई नहीं पता था ना, अब चालान काटेंगे ना, पता चल जाएगा। यस और नो? भाई मुझको देखो इधर समझो, आपकी नॉलेज में नहीं था, आपकी नॉलेज में नहीं था, इसका मतलब क्या हो गया? इग्नोरेंस ऑफ लॉ, एंड इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। ये बात हम पढ़ चुके हैं, पेटी फाइन्स वाली बात भी समझ आ गई। अब कहता है कई जगह पे एब्सोल्यूट लाइबिलिटी होती है। इधर सुनिएगा बेटा ध्यान से, ऑल ऑफ यू। आप होटल में गए, होटल में खाना खाया, अब होटल का जो मालिक है उसके शेफ ने जहर डाल दिया, ठीक है जी, जहर डाला शेफ ने, लेकिन आप बताओ होटल का मालिक लाइबल होगा कि नहीं? क्या वो कह सकता मैंने नहीं किया कुछ? यस और नो? वो लाइबल माना जाएगा। अभी थोड़े टाइम पहले अगर आपने सुना हो, करोल बाग में आग लग गई थी किसी होटल में, सुना था आप लोगों ने? दिल्ली में करोल बाग में आग लग गई थी। क्या उसके होटल को, उसका जो मालिक था वो बैंकॉक गया हुआ था, वहां से आया तो उसको दिल्ली एयरपोर्ट पे पकड़ लिया। भाई चाहे होटल आपका, चाहे आपकी गलती नहीं है, होटल तो आपका है ना, होटल आपका है और फायर हो गई तो ये नेग्लिजेंस का पार्ट हो गया, और नेग्लिजेंस मतलब मेंस रिया। यस और नो? हाँ या ना? आगे देखिए, कह रहा है पब्लिक सेफ्टी में भी मेंस रिया नहीं देखा जाएगा। अब एक चीज समझो, बड़े ध्यान से समझिए। एक जगह है, इधर सुनिए, आपने कई बार देखा होगा शादियों पे, ज्यादातर जाटों में ऐसा होता है कि शादियों में गोली चला देते हैं, होता है ना ऐसा? यस और नो? अब क्या एक तरीके से देखा जाए तो वो क्राइम है? हाँ जी, मैं तो इंजॉयमेंट में चला रहा हूँ। भैया इंजॉयमेंट का बंदूक से क्या लेना देना है? किसी की जान जा सकती है, किसी को लग सकती है गोली। यस और नो? आप फेसबुक पे वीडियो देखो, कई बार ऐसा होता है कि मजे मजे में मारी, दूल्हे को ही लग गई। हाँ, दूल्हे को ही, बेचारा दूल्हा जो है लड़की के वेन्यू में एंटर करने वाला था, मजे मजे में दोस्तों ने गोली चलाई, वो गोली एक दोस्त की गर्दन पे लगी, मतलब यहाँ गले पे, जो दूल्हा था उसी की डेथ हो गई। ऐसा एंटरटेनमेंट किस काम का यार, ऐसा एंजॉयमेंट किस काम का? तो कहने का मतलब ये कि एब्सोल्यूट लायबिलिटी है, पेटी फाइन्स है, पब्लिक सेफ्टी है, विदाउट नॉलेज है, इन सारे केसेस में मेंस रिया नहीं देखा जाएगा। पब्लिक सेफ्टी इज फर्स्ट, आपकी इंटेंशन की भाड़ में। छोटा सा फाइन है, क्यों इतना शोर मचाई जा रहे हो यार, राइट? या आपको नहीं पता था ना, चलो अब हम चालान काट रहे हैं, आपको पता चल जाएगा, राइट? क्लियर है? अब देखिए यहां पर कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कॉर्पोरेट बॉडी एंड मेंस रिया। यार मेरी बात सुनिएगा, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, यस और नो? कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, ये बात समझ आती है? अब सुनिए बेटा, बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन, क्या कंपनी की मेंस रिया हो सकती है? सुनिए, कहता है जी आपको कंपनी लॉ में पढ़ाया जाता है ऑल्टर ईगो। ऑल्टर ईगो मतलब स्प्लिट पर्सनैलिटी। आप बताओ, कंपनी जो है वो जब काम करती है तो जो डायरेक्टर्स चाहते हैं वही काम होता है। एक चीज सुनो, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन मैनेज बाय नेचुरल पर्सन, यस और नो? मैं सही कह रहा हूँ गलत? कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन मैनेज बाय नेचुरल पर्सन। तो कहता है जो नेचुरल पर्सन की बैड इंटेंशन है, अगर नेचुरल पर्सन की बैड इंटेंशन है तो वो कॉर्पोरेट की भी बैड इंटेंशन मानी जाएगी। अच्छा आप एक चीज बताओ, जब आप कंपनी लॉ पढ़ते हो तो क्या सिर्फ ये लिखा होता है ऑफिसर इन डिफॉल्ट इज लाइबल, या कंपनी एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट? कंपनी एंड, इसका मतलब क्या है कि कंपनी भी लाइबल मानी जाएगी, मतलब कंपनी का भी मेंस रिया होता है। याद रहेगी बात, कंपनी की भी गिल्ट इंटेंशन होती है। देखिए कह रहा है ऑल्टर ईगो, इंटेंट ऑफ बीओडी इज एन इंटेंट ऑफ कंपनी। ऑल्टर ईगो मतलब नहीं पता तो लिख लो, स्प्लिट पर्सनैलिटी विद मेलाफाइड इंटेंशन, स्प्लिट और डुअल पर्सनैलिटी विद मेलाफाइड इंटेंशन, राइट? क्लियर है जी? अब देखो यहां पर ये दे रखा है, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मेसर्स सिंडिकेट ट्रांसपोर्ट। केस का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, केस का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं लिखोगे तो चलेगा, लेकिन
अगर ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है और 5 नंबर का आ गया तो फिर इस केस का नाम आपको लिखना पड़ेगा, राइट? क्लियर है सबको? याद रहेगा जी? चलें आगे। डन। स्टेजेस ऑफ क्राइम। अब देखिएगा बेटा इधर ध्यान से, कहता है सर ये बताइए कि एक क्राइम में कितनी स्टेजेस होती हैं। सुनिए, कहता है सिंपल सी बात है, इधर देखिएगा बच्चे, मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपको गोली मार दूं, राइट? मेरा दिल कर रहा है, राइट? तो आप पहले बताओ कि इसमें क्या क्या होगा। सबसे पहले मेरा दिल करना चाहिए, मेरी इंटेंशन होनी चाहिए, हाँ या ना? फिर दूसरी बात, मैं गन खरीद के लाऊंगा, पिस्टल या रिवॉल्वर खरीद के लाऊंगा। तीसरी बात, फिर मैं चलाऊंगा, आप पे तैयारी करके जहाँ आपका पता करूंगा आप कहाँ होते हो, जिस दिन आप जहाँ दिखे मैं गोली चला दूंगा। चलाने के बाद 2 बातें होंगी, या आपको लग जाएगी आप मर जाओगे या बच जाओगे। मर गए तो मर्डर, बच गए तो अटेम्प्ट टू मर्डर। यस और नो? सिंपल 4 बातें हैं। आपकी बैड इंटेंशन या आपकी क्रिमिनल इंटेंशन प्लस प्रेपरेशन। प्रेपरेशन के अलावा आपने क्या किया, प्रेपरेशन करने के बाद अब आपने अटेम्प्ट किया, या बेसिकली आप ये कह सकते हो एक्शन लिया, और एक्शन लेने के बाद आपका एक्शन पूरा हुआ या नहीं हुआ, राइट? देखो क्या कह रहा है, क्रिमिनल इंटेंट, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट या एक्शन, और फिर देखेंगे वो एक्शन कमिट हो गया या पूरा हुआ या नहीं हुआ। क्लियर है बच्चे ये बात? डन। देखिए इधर जो मैं कह रहा हूं, कहता है जी क्रिमिनल इंटेंट इज नॉट अ क्राइम। क्या ये वाली बात ठीक है? कहता है अगर खाली आपकी क्रिमिनल इंटेंशन है तो वो क्राइम नहीं है। खाली मेंस रिया क्राइम होता है क्या? या मेंस रिया प्लस एक्टस रियस? मेंस रिया प्लस एक्टस रियस दोनों होने चाहिए ना। कह रहा है जी खाली मेंस रिया क्राइम नहीं होता। वैसे भी आप प्रूफ कैसे करोगे? आप एक चीज बताओ, इधर देखिएगा, मैं जहर लेके आया, अब आप कहोगे माय लॉर्ड ये मुझे ही मारने के लिए लाया, हो सकता है मैं चूहे मारने के लिए लाया हूं। मैंने गन खरीदी, लाइसेंस, माय लॉर्ड मुझे मारने के लिए ली, नहीं माय लॉर्ड मैंने अपनी सेफ्टी के लिए ली। तो कहता है क्रिमिनल इंटेंट जो है वो प्रूव नहीं हो सकता, क्योंकि प्रूव नहीं हो सकता इसलिए पनिशेबल नहीं है। हाँ या ना? यस और नो? और कहता है अलग अलग तरीके के क्रिमिनल इंटेंट होते हैं। देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ क्रिमिनल इंटेंट, मतलब देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मेंस रिया। और मेंस रिया ऊपर ही तो पढ़ा आपने, रेकलेसनेस, नेग्लिजेंस एंड क्रिमिनल इंटेंशन पढ़ा ना अभी ऊपर आपने? हाँ या ना? तो कहता है 3 तरीके के मेंस रिया होते हैं। डन बच्चे? एम आई क्लियर? इतनी बात हमें समझ आ गई कि पहला क्या हो गया, क्रिमिनल इंटेंशन, और खाली गलत इंटेंशन होना क्राइम नहीं होता। डन। आगे देखिए, कहता है प्रिपरेशन टू अरेंज नेसेसरी मेजर्स फॉर कमीशन ऑफ इंटेंडेड क्रिमिनल एक्ट। क्लियर है ये बात? अगर आपने कोई हथियार वगैरह खरीदे हैं, अभी आपने हथियार खरीदे हैं, तो कहता है आपने क्राइम तो नहीं किया, सिर्फ खरीदे हैं, कहता है वो भी क्राइम, वो भी पनिशेबल नहीं होता। मेरी बात सुनेगा मैं क्या कह रहा हूं, इंटेंशन भी पनिशेबल नहीं है और प्रेपरेशन भी पनिशेबल नहीं है। लेकिन कहता है कहीं कहीं केसेस में प्रेपरेशन पनिशेबल हो जाएगा। देयर आर सर्टन एक्सेप्शनल केसेस जहां पे प्रेपरेशन विल बी पनिशेबल। देखिए कब? कहता है एक्सेप्शन, देखिए इधर एक्सेप्शन, वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट। आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट हथियार खरीद रहे हो, अब आप कह रहे हो जी हमने कौन सा गवर्नमेंट पे अटैक कर दिया, भाई करने तो वाले थे, हाँ या ना? करने वाले थे। अब देखो ना, एक टेररिस्ट है, उसको पकड़ा, कल वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट या पब्लिक में, जैसे वो अभी ईस्टर पे हुआ श्रीलंका में, अगर 2 दिन पहले वो टेररिस्ट पकड़े जाते तो क्या वो ये नहीं कह सकते, वो ये कह सकते थे कि अभी प्रिपरेशन ही तो करिए, हमारा थोड़ी है? कह सकते थे? नहीं, क्योंकि भाई आप अगेंस्ट गवर्नमेंट कुछ कर रहे हो तो वो उसकी प्रिपरेशन भी पनिशेबल मानी जाएगी। क्या मैं ये कह सकता हूँ जनरली प्रिपरेशन इज नॉट पनिशेबल, बट इन 4 केसेस में प्रिपरेशन इज ऑल्सो पनिशेबल? यस और नो? कहता है जी आप डाका डालने जा रहे हो तो भी प्रिपरेशन इज पनिशेबल। ठीक है जी? डाका डालने में क्या प्रिपरेशन करोगे? घोड़ों को खाना खिलाओगे, हाँ या ना? पिस्टल अरेंज करोगे, वो जो गन दुनाली बोलते हैं ना, बड़ी वाली होती है, राइट? आगे देखो इधर, कहता है आप फॉल्स वेट या फॉल्स गवर्नमेंट कॉइन्स। यार ये फॉल्स गवर्नमेंट कॉइन और फॉल्स वेट क्या है? यार आपको पता है ना कि गवर्नमेंट कॉइन्स, करेंसी नोट, स्टैम्प पेपर ये नकली बना रहे हो, हम घर पे नकली नोट छाप रहे हैं जी, छापे हैं, चलाए थोड़ी हैं अभी, ऐसा नहीं हो सकता। या फॉल्स वेट, एक चीज समझो, फॉल्स वेट, इसको लेके एक एक्ट है जो आप 2nd मॉड्यूल में पढ़ोगे, ध्यान से समझेगा। फॉल्स वेट को लेके एक एक्ट है जो आप लोग 2nd मॉड्यूल में पढ़ोगे, सुनना मैं क्या कह रहा हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट एक्ट है, सुनिए। फॉल्स वेट को लेके 2nd मॉड्यूल में आप पढ़ोगे एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट और लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट, EBCL में पढ़ाया जाता है। आप जब बचपन में कभी जाते थे दुकान पे, मम्मी कहती थी 1 किलो चावल ले आ, तो आंटी क्या करती थी, जो दुकान वाली थी, इधर चावल रखती थी, इधर वो वट्टा वेट रखती थी, है ना, और वो बराबर कर देती थी। आप कैसे मानते थे कि चावल 1 kg है? क्योंकि वो वेट 1 kg का है, हाँ या ना? अच्छा लिखा उस पर 1 kg, अगर वो 950 ग्राम हो तो पॉसिबल है, हाँ या ना? तो कहता है वो भी क्राइम माना जाएगा। यार ये मैंने देखी थी नायक मूवी के अंदर, नायक मूवी में अनिल कपूर साहब होते हैं, है ना, वो एक ऐसे किसी जाता राशन की दुकान पे, तो वो बोलता है ये क्या, कहता है वर्ल्ड कप,
याद आ रहा है ऐसा डायलॉग परेश रावल वाला कि यहाँ से यहाँ डालो, यहाँ से यहाँ डालो, 5 लीटर का 2.5 लीटर ही निकलेगा। याद आ रहा है ऐसा कुछ? इन शॉर्ट अगर आप कोई भी फॉल्स वेट्स बना रहे हो, कहता है इवन देन वो गलत माना जाएगा, उसकी प्रिपरेशन भी क्राइम मानी जाएगी। मतलब जनरली प्रिपरेशन इज नॉट क्राइम। कब कब क्राइम है? गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, डेकॉइट है, या आप नकली नोट वगैरह छापते हो, या नकली वेट्स एंड मेजर्स का। डन? क्लियर है? चलें आगे। अब देखिए यहां पर कह रहा है अटेम्प्ट तो पनिशेबल होता ही है, एंड अटेम्प्ट इज अ प्रीलिमिनरी क्राइम। यस और नो? अच्छा मेरी बात सुनिएगा बेटा, जो मैं कह रहा हूं इधर ऑल ऑफ यू, कुछ क्राइम्स ऐसे होते हैं, जो मैं डिटेल क्लास में बताता हूं, यहां नहीं बता रहा इतना सारा। कुछ क्राइम ऐसे होते हैं जिसमें क्राइम और अटेम्प्ट की सेम पनिशमेंट होती है, और कुछ क्राइम ऐसे होते हैं जिसमें क्राइम और अटेम्प्ट की अलग अलग पनिशमेंट होती है। जैसे मर्डर में बात करें, अटेम्प्ट का 307 है, अटेम्प्ट टू मर्डर, और मर्डर का 302 है, राइट। 302 अगर आपने किसी का मर्डर किया, 307 अगर आपने अटेम्प्ट किया, राइट। अब सुनो, आपने कुछ गलत काम किया, मेरी बात सुनिएगा, आपने कुछ गलत काम किया, आपने कोई क्राइम किया, सुनिएगा बेटा, आपने कोई क्राइम किया लेकिन वो हुआ नहीं, अटेम्प्ट हो गया, और उस अटेम्प्ट की कोई पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड नहीं है, राइट। अगर आपने कोई काम किया, क्राइम हो गया, फिर तो ठीक है। क्राइम नहीं हुआ लेकिन अटेम्प्ट हो गया, और उस अटेम्प्ट की कोई अलग से पनिशमेंट नहीं है, तो कहता है वो 511 में गवर्न किया जाएगा। याद रखिएगा ये बात, समझ आ रही है बात? आपने कोई काम किया गलत और वो काम हुआ नहीं, तो अटेम्प्ट तो हो गया ना। कहता है एक चीज बताओ, सुनिए, इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं मर्डर की सजा 302 में है, अटेम्प्ट टू मर्डर की 307 में है, अगर अटेम्प्ट टू मर्डर का कोई सेक्शन ना होता तो उसे 511 में डील किया जाता। सही बोल रहा हूं? क्लियर है सबको? यस और नो? डन? अच्छा एक चीज और देखिए इधर, कह रहा है मूवमेंट, कह रहा है अटेम्प्ट का मतलब क्या है? कहता है अटेम्प्ट का मतलब है मूवमेंट टुवर्ड्स कमीशन ऑफ क्राइम आफ्टर नेसेसरी प्रिपरेशंस आर मेड। क्या ये बात ठीक है? प्रिपरेशंस हो चुकी है, अब हम अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं, अब आज उसको छोड़ेंगे नहीं, राइट। व्हाट इज दैट? दैट इज अटेम्प्ट। क्लियर है जी? पक्का? तो कहने का मतलब व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस इन क्राइम? क्रिमिनल इंटेंशन प्लस प्रिपरेशन प्लस एक्शन, प्लस वो एक्शन कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। क्लियर है? पहली वाली इधर, क्या क्रिमिनल इंटेंशन पनिशेबल है? नहीं। क्या सेकंड एलिमेंट प्रिपरेशन पनिशेबल है? नहीं, सिर्फ 4 केसेस में। क्या थर्ड एलिमेंट पनिशेबल है? ऑलवेज। क्या फोर्थ वाला पनिशेबल है? ऑलवेज। याद रहेगा, थर्ड और फोर्थ पनिशेबल है, फर्स्ट वाला पनिशेबल नहीं है, सेकेंड वाला जनरली नहीं है, 4 एक्सेप्शनल केसेस में है। डन? क्लियर है सबको? चलें आगे। ओके, अब बच्चे इधर देखिएगा ध्यान से, यहां पर आता है प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस एंड बर्डन ऑफ प्रूफ। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है यार। एक चीज सुनिएगा ध्यान से ऑल ऑफ यू, बड़े आराम से बात करते हैं। मान लो फॉर एग्जाम्पल, एक्चुअली इंडिया में क्या होता है, सुनना, एक छोटी सी बात बताता हूं, सुनिए फटाफट से सुना। एक बंदे ने मेरी किताबें कॉपी की, मैंने उस बंदे को ट्रेस किया, उस बंदे को मैंने यहाँ मिलने बुलाया अपने सेंटर पे, वो बंदा मिलने आया तो उसने मैंने उसको बताया कि ऐसे ऐसे, जैसे मैं बात करूं अमित वोरा, तो अमित वोरा को ठीक ठाक लोग जानते हैं। अगर मैं किसी को फ़ोन करता हूं ना टीचिंग इंडस्ट्री में कि मैं अमित वोरा बोल रहा हूं, चाहे सीए इंडस्ट्री हो, सीएस इंडस्ट्री हो, तो लोग रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। तो मैंने कहा सर अमित वोरा बोल रहा हूँ, आपसे कुछ काम है तो मिल सकते हैं। आ गया बंदा, आ गया, सर मैं तो आपका फ़ैन हूँ, सर आप मेरे सीनियर हो, ये हो वो। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद मैंने कहा सर आपने ना जो आप इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हो, आपने मेरी अच्छी वाली लगाई है और ये सारे प्रूफ्स हैं। तो मैंने उसके सामने ना प्रूफ रख दिए। अब बंदे ने अपनी गलती मान ली। गलती मानने के बाद उस बंदे ने बोला कि अमित सर मैंने ना आपकी चीटिंग 6 महीने पहले शुरू करी है, 6 महीने में मैंने 30 लाख रुपए कमाए हैं, और अगर आपकी कोई फ्रेंचाइजी होती तो आप 50% फी लेते उससे, प्लीज़ 50% आप मुझसे ले लो, और मैं आज के बाद गलत काम नहीं करूंगा, मैं अपने एक्चुअल रिकॉर्डिंग्स करूंगा और मैं अपना खुद का कंटेंट डेवलप करूंगा। उसने मुझे 15 लाख के चेक दे दिए, 2 चेक। अब वो चेक ना उसके बाद बाउंस हो गए, बाउंस तो नहीं थे, उसने टाइम बाय करना था बेसिकली। अब उसके बाद क्या हुआ, उसने मेरे अगेंस्ट एक फॉल्स कंप्लेंट करी कि अमित वोरा जो है उसने मेरे से चेक लिए हैं, मुझे बुलाया था, मुझे गन पॉइंट पे रखा था, बोला कि जान से मार दूंगा नहीं तो चेक दो, और उसने अपने गुंडे भी बुला के रखे थे, और मैं अपनी लाइफ बचाने के लिए, ज़िंदगी बचाने के लिए मैंने चेक दे दिए। मैं क्या करता? अब ये बात पुलिस स्टेशन में गई, पुलिस स्टेशन में गई तो पुलिस स्टेशन से मुझे कॉल आई, मैं पुलिस स्टेशन गया। पुलिस मुझे कहती है कि अमित जी ऐसे ऐसे आप इस नाम के बंदे को जानते हो? मैंने कहा जानता हूँ। कौन है ये? मैंने कहा जी इसने ऐसे ऐसे मेरी बुक कॉपी की थी, मैंने बुलाया था, और इसके चेक वगैरह जो है वो बाउंस हो गए थे, सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल का। वो पुलिस वाला कहता है सर ये कह रहा है कि वो चेक आपने गन पॉइंट पर रखे थे। मैंने कहा सर क्या कर सकता हूँ, कह रहा है तो कहने दो, तो कोर्ट डिसाइड करेगा। कहता नहीं लेकिन हमें इन्वेस्टिगेशन तो करनी है ना, अगर कंप्लेंट, अगर आपके अगेंस्ट एक
कंप्लेंट आई है तो आप ना सीआरपीसी के अंदर पढ़ोगे, क्रिमिनल प्रोसीजर में एफआईआर पुलिस ऐसे लॉन्च नहीं करती, पुलिस पहले डेली डायरी रिसीव करती है। मतलब आप कंप्लेंट करते हो ना जब पुलिस को, तो पुलिस पहले डीडी लिखती है, डेली डायरी। दम लगता है उस चीज़ में तो पुलिस उससे एफआईआर लॉन्च करके कोर्ट में पेश करती है, वरना नहीं करती, राइट। अब उसने मुझे कहा, कहता अमित जी आप बताओ आपके पास कोई वेपन है? मैंने कहा नहीं है। कहाँ से आएगा? टीचर आदमी हूँ, कहाँ से आएगा हथियार? कहता अच्छा, तो अब वो कह रहा है कि आपने रखी है वेपन, तो आप प्रूफ करो आप इनोसेंट हो। मैं कहा सर मैं क्यों करूँ? मैं कहा सर अगर आपने भी कभी आईपीसी पढ़ा और मैंने भी पढ़ा हो तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रूफ वो बंदा करेगा जो इल्ज़ाम लगा रहा है। सिंपल सी बात है भाई, अक्यूज्ड प्रूफ नहीं करेगा, सामने वाला प्रूफ करेगा जो एलिगेशन लगा रहा है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। आई एम नॉट अंडर ऑब्लिगेशन टू प्रूफ कि मैंने गन नहीं रखी, सामने वाला प्रूफ करेगा माय लॉर्ड अमित ने गन रखी है। क्लियर है? वो बात और है, हमारे सेंटर पे सीसीटीवी कैमरास लगे हैं, सारी क्लिपिंग्स थी, मैं पुलिस वाले को दिखाया, उसको मेरा केस सही लगा, उसने जो डेली डायरी में कंप्लेंट लॉन्च की थी उसे कैंसिल कर दिया, क्लोज कर दिया। बट एनी हाउ, अगर सामने वाले पे आप इल्जाम लगा रहे हो, ऐसे तो मैं यहाँ बैठे बैठे शाहरुख खान पे इल्जाम लगा दूँ, माय लॉर्ड शाहरुख खान ने ऐसा ऐसा किया, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे प्रूफ करना पड़ेगा कि उसने कब किया, वो अपने आप को इनोसेंट प्रूफ नहीं करेगा। समझ आ रही है बात? तो मैं इनोसेंट हूं ये प्रूफ करना मेरी ड्यूटी है, या सामने वाला प्रूफ करे कि मैं गिल्टी हूं? सामने वाला। याद रहेगी बात? देखिए, अक्यूज्ड इज इनोसेंट टिल ही इज प्रूवन गिल्टी बाय द प्रोसिक्यूशन। एम आई क्लियर? जवाब दीजिए। समझ आ रही है बात सबको कि मैं इनोसेंट हूं जब तक मैं गिल्टी प्रूव नहीं हो जाता। ओके, चले आगे। कहता अच्छा ये बताओ कि जब आप पढ़ोगे आईपीसी इंडियन पेनल कोड, तो इंडियन पेनल कोड के अंदर आप लोग पढ़ोगे कि आपने क्राइम किया। कहता अगर प्रूव हो गया कि आपने क्राइम किया तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। कहता वो पनिशमेंट कैसी हो सकती है? कहता कोई भी हो सकती है। हो सकता है आपका सीवियर क्राइम हो तो डेथ पेनल्टी मिल जाए, हो सकता है उम्र कैद मिल जाए, हो सकता है इम्प्रिजनमेंट मिल जाए। यस और नो? जवाब पहले दो। डेथ पेनल्टी समझ आता है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट समझ आता है, एंड इम्प्रिजनमेंट समझ आता है। इम्प्रिजनमेंट में दो होती है, याद रखना, सिंपल एंड रिगरस। सिंपल एंड रिगरस। रिगरस का मतलब होता है दो बातें। पहली बात, चक्की पीसिंग एंड पीसिंग, आपसे जेल में काम कराया जाएगा। सिंपल में नहीं कराया जाता, रिगरस में काम करवाया जाता है। और दूसरी चीज, रिगरस में आपको किसी से मिलने की इजाजत नहीं होती। यू आर नॉट अलाउड, विजिटर्स आर नॉट अलाउड इन रिगरस इम्प्रिजनमेंट। याद रहेगा? क्लियर है सबको? फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी, आजकल ऐसा हो ही रहा ना, विजय माल्या का बंगला बेच दिया, नीरव मोदी की गाड़ियां सब कर ली, होता है ना ऐसा? यस और नो? मैं 5-6 साल पहले गोवा गया था, तो वहां पर एक विला है, उसका नाम है किंग मैंशन। वो किंग मैंशन पे पहले विजय माल्या लिखा होता था। अब इस बार मैं गोवा गया तो वहां पे वही बंगले पे विजय माल्या का बोर्ड हटके किसी और का लगा होता, सचिन समथिंग। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जब भी ऐसे, वो तो अगर हम बात करें तो वो फ्यूगिटिव ऑफेंडर्स हैं। फ्यूगिटिव ऑफेंडर टर्म मैंने आपको पहले बता रखी है, जो लोग भाग जाते हैं इंडिया से पैसा लेके फ्रॉड करके। ललित मोदी, नीरव मोदी या विजय माल्या, ये सब लोग कौन है? या सहारा का मालिक भी बीच में भाग जाता है, ये सब कौन है? फ्यूगिटिव ऑफेंडर्स, राइट। तो इनकी प्रॉपर्टी फोरफीट हो जाती है, सब तो जाती है, और लास्ट में कहता है कभी कभी आप पे फाइन भी लगाया जा सकता है। तो 5 तरीके की आप पे पनिशमेंट्स लगती है: डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, इम्प्रिजनमेंट, फोरफीचर एंड फाइन। क्लियर है बच्चे? कोई डाउट यहां तक? अभी तक अगर हम देखें तो ये पनिशमेंट वाला इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, प्रिजम्पशंस वाला भी इंपॉर्टेंट है, स्टेजेस ऑफ क्राइम भी इंपॉर्टेंट है, कॉर्पोरेट बॉडी मेंसरिया भी इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स भी इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट है जो अभी तक हम पढ़ रहे हैं। 5 भी इंपॉर्टेंट है, 4 भी इंपॉर्टेंट है, वह पहले 3 इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हम फर्स्ट 3 चीजें छोड़ दें, इसके अलावा जितनी चीजें हमने पढ़ी हैं, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डन? ठीक है जी, चलें आगे। अब बच्चे यहां पर बात कर रहा है, कहता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी क्या होता है, सेक्शन 120A एंड 120B। इट्स ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, जब 2 या 2 से ज्यादा लोग कोई गैर कानूनी काम करने के लिए कोई षड्यंत्र रचे, हिंदी में बोला जाता है, राइट। 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर कोई इलीगल काम करना चाह रहे हैं। सुनिएगा, 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर कोई इलीगल काम करना चाह रहे हैं, या कहता है 2 या 2 से ज्यादा लोग कोई लीगल काम करना चाह रहे हैं मिलके इलीगल। समझ आ रही है बात? या तो लीगल काम करना चाह रहे हैं या इलीगल, मतलब लीगल काम, या तो इलीगल काम गैर कानूनी काम, या कानूनी काम गैर कानूनी तरीके से करना चाह रहे हैं। क्लियर है ये बात? हमें याद रहेगी कहानी? या तो आप अनलॉफुल एक्ट कर रहे हो या लॉफुल एक्ट को अनलॉफुली कर रहे हो। डन? कहता सर, अगर एक चीज सुनिएगा बड़े ध्यान से, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ
ABCD 4 दोस्त हैं। अभी एक मीटिंग चल रही है जिसमें A एंड B बैठे हुए हैं, सिर्फ A और B, ठीक है। ये कहते हैं यार अपन ना बैंक लूटेंगे। A एंड B बोलते हैं कि चल यार मिलके बैंक लूटते हैं। A कहता है ठीक है यार, B कहता है ठीक है चल। A कहता है मैं हथियार ले आऊंगा, B कहता है मैं बैंक का नक्शा लेके आऊंगा, देखूंगा क्या है। डन हो गया। अभी वो बात कर ही रहे थे कि पहली बात A और B दोनों लोग मिलके बैंक लूटने का प्लान बना रहे हैं। क्या ये कॉन्स्पिरेटर्स हैं? बिल्कुल है। क्लियर है। अभी ये बैठे हुए बातचीत कर रहे हैं, C और D आ गए, 2 दोस्त और आ गए, ठीक है। 2 दोस्त और आ गए और बातचीत चल रही थी। जब 2 दोस्त मतलब C आ गया और D आ गया, ठीक है, बातचीत चल ही रही थी। C कहता है ठीक है मैं भी ज्वाइन कर लेता हूँ। क्या वो भी कॉन्स्पिरेटर हो गया? हाँ या ना? और D साइलेंट रहा। D ने ना हाँ बोला ना बोला। ये बात समझ आ रही है ना? D ने हाँ बोला ना बोला। इसमें कोई डाउट? पहले बात कितने लोगों में शुरू हुई? 2 लोगों में। दोनों बात कर रहे हैं, कॉन्स्पिरेटर्स हैं। तीसरे ने आके अपनी कंसेंट दे दी, वो कॉन्स्पिरेटर है, ठीक है। चौथा आया, चुप रहा। 5वां आया एक और, E भी आया, वो भी चुप रहा। तो मतलब D और E चुप रहे, राइट। लेकिन जिस दिन क्राइम करना था, जिस दिन रॉबरी करनी थी, उस दिन D आया, E नहीं आया। A और B ने प्लान बनाया, C ने उनको ज्वाइन कर लिया, अपनी कंसेंट दे दी। D और E चुपचाप देखते रहे। जिस दिन रॉबरी का दिन था उस दिन D आया, E नहीं आया। क्लियर है ये बात? तो अब आप बताओ यहां पर कि D कॉन्स्पिरेटर है? कंसेंट नहीं दी थी फिर भी आ गया, कॉन्स्पिरेटर है। अच्छा, E ने ना कंसेंट दी थी ना आया। पता है उसको कि रॉबरी हो रही है आज, पता है, लेकिन ना कंसेंट दी ना वो आया। क्या वो कॉन्स्पिरेटर है? पक्का? कैसे कह सकते हो? उसे तो डर के मारे नहीं बताया, डर के मारे नहीं बताया। अब सुनो ध्यान से, इधर A और B ने प्लान किया, वो कॉन्स्पिरेटर है। C ने अपनी कंसेंट दी, वो भी कॉन्स्पिरेटर है। D ने कंसेंट नहीं दी लेकिन लेटर ऑन इम्प्लाइडली ज्वाइन कर लिया, वो भी कॉन्स्पिरेटर है। E जिसको सब कुछ पता है लेकिन वो फिर भी नहीं आया, ना उसने किसी को बताया, तो वो कॉन्स्पिरेटर नहीं माना जाएगा। क्लियर है ये बात? और E ने अपने किसी दोस्त को बताया, F को, कि ऐसे ऐसे वो प्लान कर रहे हैं। उसका दोस्त कहता खबरदार तू गया तो ना मैं तेरे को जाने दूंगा। अब बताओ जो F है, क्या वो कॉन्स्पिरेटर है? वो भी। जब E नहीं है तो F कहां से होगा? इसका मतलब जिसको पता चला इनडायरेक्टली कॉन्स्पिरेसी के बारे में, वो भी कॉन्स्पिरेटर नहीं है। और जिसको पता है लेकिन उसने अपनी कंसेंट नहीं दी, वो भी कॉन्स्पिरेटर नहीं है। क्लियर है? और जिसको बाकी जो 4 लोग हैं जिससे अपनी कंसेंट दिया, चाहे इम्प्लाइडली या एक्सप्रेसली, वो कॉन्स्पिरेटर माने जाएंगे। क्लियर है ये बात? याद रहेगा। कॉन्स्पिरेसी में ना ये वाला केस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेज नवजोत सिद्धू। कॉन्स्पिरेसी वाला अगर आपको याद हो तो ये जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो 45 मिनट्स पढ़ाता हूँ, इसमें बहुत डिटेल में पढ़ाता हूँ। खैर अभी उतना टाइम नहीं है। एनसीटी ऑफ दिल्ली वाले केस, ये पार्लियामेंट वाला केस था यार। पार्लियामेंट में अटैक हुआ था, आपको याद है? जब पार्लियामेंट में अटैक हुआ था तो वहां पर क्या हुआ, जितने भी टेररिस्ट थे, उस टेररिस्ट ने, एक बंदे ने क्या करा, टेररिस्ट ने किसी बंदे को, नवजोत सिद्धू को पकड़ा, गन पॉइंट पे रख दिया और पुलिस को बोला गोली मार दूंगा इसको अगर मुझे कुछ कहोगे। तो होता है ना ऐसे कि जो टेररिस्ट लोग होते हैं किसी एक को बंधक बना के ले जाते हैं, होता है ऐसा। इसको बंधक बना के ले गए। क्लियर है ये बात? जब इसको बंधक बना के ले गए, इसको गन पॉइंट पे पिस्टल रखी, इसको ले गए, बाद में चलती गाड़ी से इसको फेंक दिया। अब गवर्नमेंट को ये डाउट हुआ, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, गवर्नमेंट को डाउट हुआ कि ये उनसे मिला हुआ है, क्योंकि अगर ये टेररिस्ट से ना मिला होता, टेररिस्ट इसको लेके गए, ना मिला होता तो गोली मार देते। आए तो वो इंडिया में आतंक मार नहीं है, चल आतंक करने के लिए, यस और नो, टेररिज्म के लिए आए हैं। उनका काम क्या होता है, जो दिखेगा उसको मार देंगे, यस और नो। तो बताओ इसको क्यों छोड़ दिया? पॉइंट समझ आ रहा है? गवर्नमेंट को डाउट क्या हुआ कि इसको क्यों छोड़ दिया, जब इसको लेके गए साथ में तब भी छोड़ दिया, मारा क्यों नहीं इसको? समझ आ रही है? गवर्नमेंट को लगा कहीं ये ऐसा तो नहीं कि ही इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी। क्लियर है ये बात? लेकिन इस बंदे ने प्रूफ कर दिया कि मैं जानता भी नहीं हूं उनको और मैं कभी मिला भी नहीं हूं, और उन्होंने, जब इतने सारे लोग थे किसी को तो पकड़ना था तो उन्होंने रैंडमली मेरे को पकड़ लिया, तो ही इज नॉट अ कॉन्स्पिरेटर। सुनिए, क्या उसने भागने में उनकी मदद करी? क्या वो भाग गए इसकी वजह से? हाँ या ना? क्या भागने में मदद हुई? इवन देन ये कॉन्स्पिरेटर नहीं माना जाएगा। क्लियर है ये बात? यस और नो? एक चीज याद रखेगा, ऐसे मैंने एक मूवी देखी थी, आंखें नाम की मूवी मैंने देखी थी, जिसके अंदर अंधे होते हैं 3 और अमिताभ बच्चन साहब रॉबरी कराते हैं बैंक की। और अमिताभ बच्चन साहब बोलते हैं लास्ट में जब वो बैंक की रॉबरी होती है तो वो कहते हैं कि किसी एक को बंदी बना के लेके जाना, तो मुझे ले जाना, मुझे तुम बंधक बना के ले जाना। वो पहले से ही प्लान होता है। इसका मतलब पहले से प्लान होता है, तुम तीनों आके चोरी करोगे और मेरे कनपट्टी पे पिस्टल रख के मेरे को लेके जाओगे, तब क्या वो कॉन्स्पिरेटर है? बिल्कुल है। यस और नो? लेकिन अगर मैं जानता ही नहीं हूं आपको और मैं आपसे पहली बार मिल रहा हूं और आपने मेरे कनपट्टी पे पिस्टल रखी और पुलिस ने मेरी जान बचाने के लिए आपको छोड़ दिया, आप भाग गए, तो मैं कॉन्स्पिरेटर नहीं माना जाऊंगा। एम आई क्लियर?
समझ आती है कहानी? पक्का याद रहेगा? तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी पे केस स्टडी भी आ सकती है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। अभी तक तो जेआईजेल में ज़्यादा आई नहीं है, आ सकती है। 2 या 2 से ज़्यादा लोग इलीगल काम करते हैं या लीगल काम करते हैं इलीगल तरीके से, वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है। एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस नवजोत संधू 2005 का केस कहता जी अगर आप इसमें लाइबल हुए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में तो 6 महीने की सजा हो सकती है या फाइन या बोथ हो सकता है। याद रखिएगा उसमें 2 पेनल्टीज दे रखी है। 120B जो है पनिशमेंट वाला, उसमें 2 पनिशमेंट्स दे रखे हैं। सेकेंड वाली है, पहली वाली जो पनिशमेंट है ना वो है, वो मैं वो डिटेल्ड क्लास में पढ़ाता हूँ, उसमें दे रखा है डिपेंड करता है आपने कैसा ऑफेंस किया है। अप टू 2 years वाला किया है, मोर देन 2 years वाला किया है, मोर देन 2 years वाला किया है, तो कौन सा किया है, तो वो एक डिटेल्ड एनालिसिस है। लेकिन अगर आपके पेपर में 3 नंबर का शॉर्ट नोट आता है तो ये काफ़ी मोर देन इनफ है कि सर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का मतलब है 2 या 2 से ज़्यादा लोगों ने इलीगल एक्ट किया या लीगल एक्ट किया इलीगल तरीके से। क्लियर है जी ये बात? तो कहता है गलत माना जाएगा, अप टू 6 महीने की सजा हो सकती है या फाइन हो सकता है या दोनों हो सकते हैं। क्लियर है? पक्का? चले आगे। अब देखिए सेक्शन 415 से लेके सेक्शन 420 चीटिंग। यार अब ये भी ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप कहोगे सर सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि भाई साहब आपने कभी सुना ना 420 का केस कर दूंगा, तो 420 सेक्शन धारा 420 है ना, 420 ये एक बहुत फेमस है, राइट? तकिया कलाम होता है, मूवीज के अंदर चलता है। कहते हैं सर ये बताओ पहले चीटिंग होता क्या? सुनिए, कहता है चीटिंग होता है 415 से 420 तक, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 6 सेक्शन है चीटिंग के। क्लियर है जी? कहते हैं इन 6 सेक्शंस में हम क्या क्या पढ़ेंगे, सुनिए। पहले मेरी बात को सुनिएगा। 415 में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है चीटिंग क्या होता है, चीटिंग के क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। किसी को चीट करना, किसी को धोखा देना। सुनिए, कहता है जब आप डिसीव कर रहे हो किसी पर्सन को डिसीव कर रहे हो, धोखा दे रहे हो और उसे इंड्यूस कर रहे हो कि वो अपनी प्रॉपर्टी आपको दे दे, प्रॉपर्टी मूवेबल और इमूवेबल वो आपको दे दे, या प्रॉपर्टी आपके पास पड़ी है उसकी वो वापस ना मांगे, या आप उसे डरा रहे हो कुछ करने के लिए, अपनी पावर का मिसयूज कर रहे हो, तो कहता है ये सब जो है चीटिंग में माना जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, सुनिए। एक बंदा मेरी दुकान पे आ गया पुलिस वाला बन के, एक नॉर्मल रेडी लगी है, कोई पुलिस वाला बन के आ गया, उसकी ड्रेस पहन के पुलिस वाला, कोई फ्रूट के स्टॉल लगा हुआ वहां पे आ गया। हाँ जी कैसे दिए अंगूर? ऐसे दिए जी, चल डाल दे थोड़े से। वो कहता पैसे? हमसे लेगा पैसे? चल खाते में लिख ले। आपको भी पता ना उसने देने या ना कुछ, ऐसा नो। लेकिन वो पुलिस वाला है ही नहीं, मान लो झूठ बोल रहा है, तो ये चीटिंग हुई क्या नहीं हुई? ऐसा नो। देखो क्या कह रहा है इधर, पूरी बात, मैं धोखा दे रहा हूं आपको कि आप अपनी चीज मुझे दे दो, या आपकी चीज ऑलरेडी मेरे पास है आप वापस ना लो। क्लियर है? ठीक है जी। और तीसरा, मैं आपको कुछ करने या ना करने के लिए जबरदस्ती कर रहा हूं, अपनी आइडेंटिटी को मिसगाइड करके। समझ आ रही है ये बात? अपनी आइडेंटिटी को मिसगाइड करके। अभी थोड़े दिन पहले एक न्यूज आई थी कि नोएडा के अंदर एक हस्बैंड वाइफ मिले हैं जो पिछले 10 साल से आईपीएस ऑफिसर बनकर दुनिया को लूट रहे थे। कितने लोगों ने न्यूज सुनी थी कि ऐसा कुछ हुआ था? हस्बैंड वाइफ थे और 10 साल से आईपीएस, एक्चुअली क्या था 2007 बैच के थे, कोशिश करा 2-3 बार अटेम्प्ट दिया, आईपीएस का फेल हो गए, आईपीएस बन नहीं पाए, अफेयर हो गया दोनों का, शादी हो गई। उसके बाद 10 साल से आईपीएस की तरह ड्रामे कर रहे हैं, यहाँ तक के सिक्योरिटी भी ले रखी है पुलिस कमिश्नर से, सब कुछ प्रूफ ही ऐसे करते हैं जैसे मतलब दे प्रिटेंड देमसेल्फ एज इफ दे आर आईपीएस। तो ये क्या है? चीटिंग बाय पर्सोनेशन, मतलब आप अपनी पर्सनालिटी को कुछ और बना के चीटिंग कर रहे हैं। समझ आ रही है बात? याद रहेगा? देखिए कह रहे जी बाय, एक होती है चीटिंग बाय पर्सोनेशन जो होती है सेक्शन 416 के अंदर, ठीक है? एक होती है चीटिंग बाय पर्सोनेशन जो होती है सेक्शन 416 के अंदर। कहता है एक होती है चीटिंग बाय फॉल्स सैंपल। पर्सोनेशन इन सबको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। पर्सोनेशन समझ आ गया? प्रिटेंड करना। आप प्रिटेंड कर रहे हो कि मैं इस बड़े आदमी का बेटा हूं और मैंने प्रिटेंड किया मैं अंबानी का बेटा हूं और किसी ने मुझे पैसे दे दिए जबकि मैं भाग गया वहां से लेके, तो ये क्या है? एक तरीके से पर्सोनेशन है, चीटिंग है। हाँ या ना? चीटिंग बाय पर्सोनेशन, अपनी आइडेंटिटी को बदल के आप फ्रॉड कर रहे हो। डन? क्लियर है? आगे कहता है चीटिंग बाय फॉल्स सैंपल। फॉल्स सैंपल का मतलब क्या है? आपको गलत माल दिखा रहा हूं, माल मेरे पास कुछ और है, दिखा कुछ और रहा हूं, बाद में मैं डिलीवरी गलत माल की दूंगा, घटिया क्वालिटी की दूंगा, तो ये भी चीटिंग मानी जाएगी। यस और नो? हाँ या ना? डन? समझ आ रही है बात? भाई 50 वाले चावल दिखा के 30 वाले दे देना। ऐसा कई बार होता है जब हम जब जाते हैं ना, जैसे आउट स्टेशन जाते हैं कहीं, तो मम्मियाँ वगैरह शॉपिंग नहीं करती, मसूरी मनाली गोवा कहीं चले गए, शॉपिंग करते हैं। अब एक चीज़ देखी, मम्मी कहती है इसके 5 पीस निकाल दो, अपनी बहन को दूंगी, अपनी भाभी को दूंगी, इसको दूंगी। 5 में तो पता चलता है 3 चादर फटी हुई निकल गई, या 2 डबल बेड की दी तो 3 सिंगल बेड की बेडशीट्स निकल गई। होता है ऐसा? तो ये क्या है? चीटिंग है।
कि आप सैंपल दिखा रहे हो कुछ और दे कुछ और रहे हो। क्लियर है, याद रहेगा। बाय इमिटेशन, इमिटेशन मतलब कॉपी, वही वाली बात, 2000 का नकली नोट देना और 500-500 के 4 असली ले लेना। 2000 का नकली नोट दिया और 500-500 के 4 असली नोट ले लिए, क्या वो चीटिंग नहीं है? चीटिंग है। बाय इंटेंशन नॉट टू पे बैक, ये बात समझ आ रही है? ऐसा पुलिस वाले करते हैं ना, मैंने अभी बोला कि चीजें लेते हैं, बोलते हैं खाते में लिख दे, खाते में लिख दे, ना कभी तुम खाता दोगे ना कभी पैसे आएंगे। यस और नो, हाँ या ना? तो कहते थे चीटिंग क्या क्या होती है? कहते थे चीटिंग का मतलब है कोई एक इंसान किसी दूसरे इंसान को इंड्यूस कर रहा है कि वो प्रॉपर्टी आपको दे दे अपनी, चाहे मूवेबल हो या इमूवेबल हो, या आपके पास है आप वापस ना करो, या आप उसे कुछ करने या ना करने की जबरदस्ती कर रहे हो। इतना समझ तो ना कि ये कर जबरदस्ती, तो टू एक्ट, खबरदारी किया तो टू ओमिट, नॉट टू डू। ओमिट मतलब नॉट टू डू एन एक्ट। यस और नो, डन। ये समझ आ गया, 4 तरीके के हैं, पर्सोनेशन, फॉल्स सैंपल, इमिटेशन एंड नॉट टू पे बैक। डन। अच्छा इधर सुनेगा ध्यान से ऑल ऑफ यू, ये केस है बड़ा अच्छा, TR आर्या वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें क्या हुआ था सुनिए। इधर अमित वोरा का चेक जो है वो किसी ने चुराया और अमित वोरा के जाली साइन कर दिए और बैंक को दे दिया। ठीक है, मेरे नकली साइन करे और बैंक को चेक दे दिया, इसमें कोई डाउट? यहां तक बात समझ आई? नाउ माय पॉइंट इज कि मेरा जाली चेक चुराया और मेरा चेक चुराया ब्लैंक और साइन करके बैंक को दे दिया और बैंकर के बंदे को पता नहीं चला कि नकली साइन है। ठीक है, क्लियर है? उसने चेक ऑनर कर दिया, पैसे दे दिए, मैंने बैंकर पे चीटिंग का केस किया। लॉ कहता है कि चीटिंग नहीं है, ये नेग्लिजेंस है। क्या बैंकर जो बैंक का एम्प्लॉय था उसने जानबूझ के किया? नहीं, जब जानबूझ के नहीं किया तो उसकी डिसीव करने की तो इंटेंशन है ही नहीं ना। यस और नो, समझ आ रही है बात? बैंक एम्प्लॉय ने चेक पास कर दिया गलती से जो आपका साइंड नहीं था, कहता वो नेग्लिजेंस हो सकती है पर वो चीटिंग नहीं हो सकती, क्योंकि चीटिंग के अंदर क्या होता है? डिसीव करने की इंटेंट होती है। कोर्ट ने देखो क्या बोला, ये डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं है, सामने वाले की ऑनेस्ट मतलब सामने वाले की चीटिंग करने की इच्छा नहीं थी। अगर आप ये प्रूव कर दे कि बैंक का एम्प्लॉय भी मिला हुआ है तो बात अलग है, यस और नो। लेकिन अगर हम ये प्रूव नहीं कर पाते तो कहता है वो कोई क्राइम या कोई चीटिंग नहीं होगा। एम आई क्लियर? समझ आई इतनी बात? पक्का याद रहेगा? अब देखिए यहां पर कह रहा है पनिशमेंट सेक्शन 417 419। बेटा मेरी बात सुनिएगा, पूरी बात सुनिए। सेक्शन 415 कौन सा है? चीटिंग का। 416 कौन सा है? पर्सोनेशन। ये बात समझ आई? इसके बाद क्या आते हैं? 17, 18, 19, 20। ये बात समझ आई? 15 और 16 समझ आ गई? 15 क्या बोल रहा है? चीटिंग। 16 क्या बोल रहा है? चीटिंग बाय पर्सोनेशन। अब देखिए 417 क्या बोलता है सुनिए। कहता है अगर आपने 415 में चीटिंग करी तो उसकी क्या पनिशमेंट है वो 417 में दी गई है। मेरी बात सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं। 15 की पनिशमेंट 17 में है और 16 की पनिशमेंट 19 में है। 15 की पनिशमेंट 17 में है। देखो 15 की पनिशमेंट कहां पे है? 17 में। क्या दी गई है? अप टू 1 ईयर और फाइन और बोथ दी गई है। अप टू 1 ईयर और फाइन और बोथ। 416 पर्सोनेशन वाला उसकी पनिशमेंट कहां दी गई है? 419 में। अप टू 3 ईयर्स और फाइन और बोथ। समझ आ रही है बात? पक्का? कोई डाउट इसके अंदर? 417 में पनिशमेंट है 415 की और 419 में पनिशमेंट है 416 की। तो मेरे से कोई पूछा 415 क्या है? चीटिंग। 416 क्या है? चीटिंग बाय पर्सोनेशन। 417 क्या है? चीटिंग की पनिशमेंट। और 419 क्या है? पर्सोनेशन की पनिशमेंट। क्लियर है? कौन कौन से रह गए? 18 और 20। आया ना? देखो 18 में कह रहा है चीटिंग बाय पर्सन इंटेंडिंग टू प्रोटेक्ट। ऐसा इधर देखिए एक बंदा है जिसकी ड्यूटी थी प्रोटेक्ट करना, उसने चीट कर लिया। फॉर एग्जाम्पल कैशियर की ड्यूटी है कि ये देखना कि सारा कैश पूरा है कि नहीं है, और उसने कैश चोरी कर लिया। तो कहता है जिसकी ड्यूटी थी मुझे प्रोटेक्ट करना उसने मुझे धोखा दिया। आप बताओ ये ज्यादा खतरनाक है, हाँ या ना? आउटसाइडर ने धोखा दिया वो ज्यादा खतरनाक है या आपके नोन ने? तो कहता है इसलिए इसकी सजा 1 ईयर नहीं है 3 ईयर्स है। 3 ईयर्स और फाइन और बोथ। क्लियर है ये बात? याद रहेगा सबको? जवाब दो। एम आई क्लियर? तो इसका मतलब 415 में है चीटिंग, 417 में है उसकी पनिशमेंट, 416 में है चीटिंग बाय पर्सोनेशन, 419 में है उसकी पनिशमेंट, 418 में है जो प्रोटेक्ट करने के लिए जिसको हमने रखा था उसने चीटिंग करी और उसकी पनिशमेंट भी उसी में ही है। 418 में जो गलत है चीटिंग है उसकी पनिशमेंट उसी के अंदर दी गई है। यस और नो? हाँ या ना? क्लियर है? आगे कह रहा है 420। अब आप सुनिएगा बेटा ध्यान से। 420 और नॉर्मल चीटिंग में क्या फर्क है सुनिए। इधर अगर 420 सुनिएगा मेरा, इधर अगर मैंने आपके साथ चीटिंग करी, धोखा दिया, सुनिए नॉर्मली अगर मैंने आपके साथ देखो दो बातें हैं।
चीटिंग विद प्रॉपर्टी होगी, चीटिंग विदाउट प्रॉपर्टी होगी, याद रहेगी बात। चीटिंग विद प्रॉपर्टी, चीटिंग विदाउट प्रॉपर्टी। अगर विदाउट प्रॉपर्टी है तो वो चीटिंग है खाली, वो 415 में आएगी। लेकिन चीटिंग विद प्रॉपर्टी है तो वो 420 में आएगी। ये बात समझ आ रही है? ये गया ऊपर से। चीटिंग जिसमें कोई प्रॉपर्टी इन्वॉल्व हो, मूवेबल या इमूवेबल, वो कहाँ आएगी? 420 में आएगी। क्लियर है? माय लॉर्ड, इसने मुझे धोखा दिया, ये क्या है? चीटिंग। या लड़के ने लड़की को धोखा दिया, ये क्या है? चीटिंग। क्लियर है ये बात आपको? लेकिन अगर किसी ने किसी को धोखा दिया जिसमें उसने कोई प्रॉपर्टी वगैरह ले ली, मूवेबल या इमूवेबल, वो क्या माना जाएगा? चीटिंग अंडर 420। क्लियर है? याद रहेगा? अब एक चीज बताओ, जब मैं किसी को धोखा दे रहा हूं तो ऑब्वियस सी बात है उससे कुछ तो लूंगा भाई, गाड़ी, घर, घड़ी, पैसा, कुछ तो लूंगा। तो जब भी मैं लूंगा तो आपको नहीं लगता 420 में आ जाएगा? कभी आपने सुना 415 का केस हो गया? सब पे कौन सा केस होता है? 420 का। क्योंकि जब आप सामने वाले को धोखा दे रहे हो तो आपकी इंटेंशन क्या है कि कुछ ना कुछ उससे मिल जाए, और जैसे ही आपने उससे कुछ ले लिया तो आप कहाँ लैंड कर जाओगे? 420 में। कह रहे हैं बात? याद रहेगा? और कहता है इसके अंदर सजा कितनी है? अप टू 7 years प्लस फाइन। कह रहा है? पक्का? तो इधर देखिए 415 क्या है? चीटिंग का। 416 क्या है? पर्सोनेशन का। 417 में क्या है? 15 का फाइन। 418 में क्या है? 19 में उसका पर्सोनेशन का फाइन है, 19 में। 418 में क्या है? जो प्रोटेक्ट कर रहा है वही चीटिंग कर रहा है। और 420 में क्या है? अगर चीटिंग प्लस प्रॉपर्टी आ जाए, मूवेबल या इमूवेबल, तो वो 420 में कवर हो जाएगा। डन? क्लियर है सबको? श्योर जी? पढ़ो एक बार यहाँ बच्चे। यहां पर हम लोगों ने पढ़ लिया अपना सेक्शन 415 से लेके 420, दैट इज चीटिंग। अब हम चल रहे हैं आईपीसी में अपने नए सेक्शन की तरफ, 403, 404, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। बच्चे मेरी बात को ना प्लीज इधर ऑल ऑफ यू देखिए बेटा, सेक्शन 403, 404 क्या बोलता है, ध्यान से समझते हैं। ये सेक्शन कहता है कि बॉस किसी और की प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी किसी और की है, अब वो प्रॉपर्टी मूवेबल हो या इमूवेबल हो, लेकिन आपने उसको मिसअप्रोप्रिएट किया। हेडिंग पढ़ो क्या कह रहा है? क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी किसी और बंदे की है, आपने उसको मिसअप्रोप्रिएट किया। अब मिसअप्रोप्रिएट मतलब मिसयूज किया, और विद क्रिमिनल इंटेंट किया। पॉइंट समझ आ रहा है? किसी और की प्रॉपर्टी को आपने गलत तरीके से इस्तेमाल किया, गलत इंटेंशन के साथ। समझ आ रही है बात? तो उसे क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी बोलेंगे। डन? तो क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी मतलब किसी की प्रॉपर्टी को आपने क्रिमिनल इंटेंशन से, बैड इंटेंशन से, मेंस रिया के साथ, गिल्ट इंटेंशन से आपने मिसअप्रोप्रिएट किया या मिसयूज किया। राइट? अब सुनो, इसमें दो सेक्शन दिए गए हैं, 403, 404। दोनों में फर्क क्या है सुनिए। 403 में आपने लिविंग पर्सन की प्रॉपर्टी के साथ किया, और 404 में जो बंदा मर गया उसकी प्रॉपर्टी के साथ आपने कुछ गलत किया। फर्क समझ आ रहा है? पहली बात, सेक्शन 403, 404 क्या कह रहा है? आपने किसी की प्रॉपर्टी के साथ कुछ क्रिमिनल इंटेंट किया। क्लियर है जी ये बात? मान लो फॉर एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एक बंदा है, आपने क्या करा, सुनिएगा ध्यान से, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। पहले ये फर्क समझ आ रहा है? 403 और 404 में फर्क क्या है? दोनों में एक चीज है, क्रिमिनल इंटेंशन है और प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है। 403 है जीते हुए आदमी की, लिविंग पर्सन की, 404 है मरे हुए आदमी की। इसमें कोई डाउट? अब सुनो इधर ऑल ऑफ यू, 403 में एग्जांपल लेते हैं, पहले सुनिएगा। आप एक मैरिज फंक्शन पे गए, वहां पर आपने देखा, आप वॉशरूम गए तो आपने वहां पर देखा कि आपको एक ब्रेसलेट मिल गई किसी की। ठीक है? अब आपको पता है ये ब्रेसलेट किसकी है, आपको पता है कि ये ब्रेसलेट किसकी है, फिर भी आप उसे दे नहीं रहे, तो कहता है जी ये क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन में कवर हो जाएगा। आपने कभी फाइंडर ऑफ गुड्स नहीं पढ़ा? फाइंडर की ड्यूटी होती है कि वो चीज वापस कर दे, हाँ या ना? अगर वो नहीं करता वापस तो फिर कहता है वो क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन में आ जाएगा। पहली चीज समझ आई? लेकिन वो जो ब्रेसलेट आपको मिली वो जीते हुए आदमी की मिली या मरने के बाद मिली? जीते हुए आदमी की। फंक्शन पे आया होगा कोई आदमी, लिविंग पर्सन होगा, उसकी ब्रेसलेट गिर गई या उसका कड़ा गिर गया या उसकी कोई रिंग वगैरह गिर गई, तो कहता है यहां पर वो लिविंग पर्सन था, इसलिए आप कहां पे आओगे? 403 में आओगे। समझ आ रही है ये बात? पहली चीज देखिए, फाउंडर डिड नॉट रिटर्न बट ही इज अवेयर अबाउट दी ओनर। ये बात क्लियर है? एक और एग्जांपल देता हूं। पार्टनरशिप में जॉइंट ओनर्स होते हैं, एक पार्टनर ने गाड़ी बेच दी, वो पैसा तीनों पार्टनर्स में बंटना चाहिए था, वो नहीं बटा, तो ये भी क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी में आ गया कि वो गाड़ी क्या है? प्रॉपर्टी है। किसकी है? फर्म की। उसके कितने ओनर्स हैं? 3 जॉइंट ओनर्स, एक ने बेचा और पैसा बाकी दोनों से शेयर नहीं किया, तो ये भी क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी में आ जाएगा। यस और नो? हाँ या ना? सेल बाय जॉइंट ओनर विदाउट शेयरिंग प्रोसीड्स। एग्जांपल समझ आया? पहला एग्जांपल फाइंडर ऑफ गुड्स और दूसरा आपका आ गया जॉइंट ओनर वाला। अच्छा एक चीज और सुनना ध्यान से, इधर ऑल ऑफ यू। मेरे घर में मैं रोज रात को पढ़ाई करता हूं,
मेरे साथ जो को ऑथर है रचित, जो मेरा स्टूडेंट है, वो भी आता है। वो मेरे घर में ना हमेशा आता है। मेरे घर में सबको पता है कि हाँ यार हम लोग पढ़ते हैं रोज रात को, ही इज लाइक अ फैमिली मेंबर। तो वो कभी भी आता है, मेरी वाइफ को बोलता है भाभी मैं आ रहा हूँ, जरा रूम स्टडी रूम खोल के रखना, मुझे ये वाली किताबें देखनी है। अब मान लो वो मेरी किताबें ले गया, किताबों के साथ मेरे पास एक बेल्ट है, गोल्ड की बेल्ट है, वो गोल्ड का उसमें एक है कुछ, तो वो है करीब 2.5-3 लाख रुपए की, वो भी मान लो वहां पड़ी हुई थी। और उसने क्या करा, किताबों के साथ बेल्ट भी ले गया और वो बेच दी। क्लियर है ये बात? ठीक है जी। अब बताओ क्या उससे इंप्लाइड कंसेंट है मेरे घर में आने की? इंप्लाइड है, लेकिन घर में आके किताबें देखने की है, यूज करने की है। मेरे घर से चोरी करके लेके जाने की तो नहीं है, हाँ या ना? या मेरे घर से मान लो किताबें ही ले गया, बेल्ट नहीं लेके गया, किताबें लेके उसने बेच दी और वो पैसे मुझे नहीं दिए, तो ये भी क्रिमिनल इंटेंट माना जाएगा। यस और नो? भाई आप गोवा गए, आपने गोवा में जाके किसी को बोला कि भाई साहब मुझे ना 2 दिन के लिए बाइक चाहिए घूमने के लिए, किराए पे बाइक मिलती है, आपने वो किराए पे बाइक ली 2 दिन के लिए, फिर आप उसको दिल्ली लाके बेच दिया, ये भी तो क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन है। यस और नो? हाँ या ना? तो देखिए यहां पे क्या कह रहा है, इंप्लाइड कंसेंट है ओनर की टू यूज ओनली बट बेली सोल्ड आउट। समझ आ गई बात? जो मैंने आपको रचित वाला एग्जांपल दिया या जो मैंने आपको बाइक वाला एग्जांपल दिया, इसमें क्या है, आपको राइट टू यूज था, राइट टू ओनरशिप नहीं था, फिर भी आपने उस चीज को सेल कर दिया, आया ना? और सामने वाले ओनर को पैसे भी नहीं दिए, तो एक क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन माना जाएगा। समझ आ रही है ये बात? जवाब दो। किसी की घड़ी मिल जाना, वापस नहीं देना, या ये सोच लेना कि यार घड़ी मिल गई आपको, किसी की गोल्ड वॉच मिल गई, आपने सोचा कि यार परसों फंक्शन है एक, वो निपटा लेता हूं, उसके बाद वापस कर दूंगा उसको, कहता है ये भी क्रिमिनल इंटेंशन मानी जाएगी, ये भी क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन है। क्लियर है ना ये बात? पॉइंट समझ आ रहा है? 403 क्या कह रहा है, किसी की भी जिंदा आदमी की कोई चीज आपके पास है और आपको पता है किसकी है ना, और आप वापस नहीं दे रहे हो, तो कहता है ये क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन माना जाएगा। क्लियर है ये बात? देन किसी की चीज है, आपको राइट टू यूज है, आपने बेच दी, और ये भी गलत है, ये भी क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन माना जाएगा। जॉइंट ओनर्स है, बेच दिया और पैसा वसूल हो गया, लेकिन आप आपस में शेयर नहीं कर रहे, बाकियों को नहीं दे रहे, ये भी क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन है। डन। कहता सजा कितनी है? अप टू 2 ईयर्स तक की सजा है, या फाइन है, या बोथ है। सर फाइन का कोई अमाउंट नहीं दिया हुआ है ना, आईपीसी में एक खास बात है, हर जगह फाइन का अमाउंट नहीं होता। क्यों नहीं होता? डिपेंड करता है आपने कितना बड़ा क्राइम किया है। क्राइम जितना बड़ा होगा फाइन उतना ज्यादा बड़ा होगा। याद रहेगी बात? इंडियन पेनल कोड में हर सेक्शन में इंप्रिजनमेंट प्रिस्क्राइब की गई है, हमेशा लिखा होता है इंप्रिजनमेंट अप टू 3 ईयर्स और फाइन और बोथ, इंप्रिजनमेंट अप टू 7 ईयर्स और फाइन और बोथ, लेकिन फाइन प्रिस्क्राइब नहीं होता। वो डिपेंड करता है आपके किसमें, साइज ऑफ क्राइम पे, कि कितना बड़ा क्राइम आपने किया है, हाँ या ना? अब आपने किसी की 200 रुपए की घड़ी चुराई या किसी की 2 करोड़ की घड़ी चुराई, फर्क होगा ना यार, तो उस हिसाब से फाइन का फर्क पड़ जाएगा। क्लियर है ये बात? डन। बताओ सेक्शन 403 याद हो गया? डन। 404 क्या कह रहा है? देखिए, प्रॉपर्टी ऑफ डिसीज्ड पर्सन आफ्टर हिज डेथ। मैंने ना मूवीज में भी ऐसा देखा है, एक बंदा है, उसकी डेथ हो गई कार एक्सीडेंट में, बाकी लोग आते हैं, देखते हैं मरा बड़ा है, उसकी अंगूठियां उतारते हैं, समझ गए, उसका पर्स लेते हैं, चले जाते हैं। होता है ऐसा मूवीज में, रियल लाइफ में भी हुआ था लास्ट ईयर सुभाष नगर के अंदर। एक बंदा था, उसको एक ऑटो वाले ने हिट कर दिया, और उसके बाद पता चला, लोग आए, उसकी, वो मर रहा है बेचारा, लोग आए, मोबाइल निकाला उसकी जेब से, चलता बना। दूसरा आया, उसकी साइकिल लेके भाग गया, वो लेबर क्लास का बंदा था जिसको हिट हुआ था, मर गया बेचारा बंदा वहीं पर। तो कहने का मेरा मतलब क्या है कि किसी की डेथ होने के बाद अगर आप उसका सामान वगैरह निकाल रहे हो तो वो 404 में आएगा। क्लियर है? लेकिन इसमें 2 बातें हैं, जिसका सामान वगैरह आप निकाल रहे हो, या तो वो आपका अननोन है, राह चलता है, आप नहीं जानते उसको। क्लियर है ये बात? तो कहता है जो अननोन है उसमें कहता है फाइन लगेगा प्लस 3 साल की सजा होगी। क्लियर है? लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि घर में केयर टेकर रखा हुआ है हमने, एक बुढ़े अंकल जी हैं, उनके घर में उनकी फैमिली साथ नहीं रहती, केयर टेकर रखा हुआ है, अंकल जी मर गए, वही केयर टेकर ने उनका सारा सामान ले लिया, नौकर नहीं ले लिया, हाँ या ना? फिर कहता है जी फाइन लगेगा प्लस 7 साल की सजा होगी, बिकॉज यहां पर ऑफेंडर इज एन एम्प्लॉय ऑफ डिजीज्ड पर्सन। तू तो जानता था, तेरे पे विश्वास करता था, बताओ राह चलते ने मेरा सामान लूट लिया, वो ज्यादा गलत है जिसपे विश्वास करता था उसने, जिसपे विश्वास करता था उसने, तो उस पर 7 साल की सजा है। तो आपको तीनों में समझ आ गया। और एक चीज और, इसमें एंड है जबकि इसमें और है। क्लियर है ये बात? सेक्शन याद हो गया हमें? 403 404 मुझे लगता है याद हो जाना चाहिए। क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी है, पहले के अंदर 403 में लिविंग पर्सन के साथ है, 404 में आफ्टर डेथ है। आफ्टर डेथ में 2 बातें हैं, बंदा अननोन है, अननोन है तो आपको 3 साल की सजा प्लस फाइन, नोन है तो 7 साल की सजा प्लस फाइन, राइट? क्लियर है? और 403 के अंदर क्या है? 2 साल की सजा या फाइन या बोथ। इसमें एग्जांपल्स क्या है? ओनर को जानते हो, आप उससे वापस नहीं कर रहे हो चीज, फाइंडर ऑफ गुड्स हो आप,
या दूसरी चीज को ओनर हो, आपने चीज बेच दी लेकिन दूसरे को ओनर के साथ आप पैसा शेयर नहीं कर रहे, या तीसरी चीज आपको राइट टू यूज था, राइट टू पोजेशन था, राइट टू ओनरशिप नहीं था। भाई आप एक चीज बताओ ना, आपने किसी की किराए पे ली जगह और आप किराएदार हो और सामने वाले को आपने किसी और को प्रिटेंड किया कि आप मकान मालिक हो और आपने बेच दिया, तो ये गलत है ना? हाँ या ना? बंटी बबली के अंदर वो ताजमहल भेज देते हैं, बंटी और बबली मिलके, अभिषेक बच्चन की मूवी है, तो वो भी एक तरीके से क्या है, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। हाँ या ना? एम आई क्लियर? जवाब दो यार। चलें आगे। अब देखिए, देखो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अब बच्चे इधर देखिएगा, आप अगर एक चीज नोट करो ना, तो हर एक वर्ड के साथ देखो क्रिमिनल वर्ड आ जाता है। ऊपर क्या था? मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, वर्ड आ गया क्रिमिनल। नीचे आ रहा है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, वर्ड आ गया क्रिमिनल। देख रहे हो आप? ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, इधर देखिए विश्वास तोड़ना, समझ आ रही है बात? आपने किसी का विश्वास तोड़ा, याद आ रहा है? ये वर्ड कहां सुना था आपने? ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ब्रीच ऑफ ड्यूटी, टॉट्स के अंदर सुना था कि आप किसी का विश्वास तोड़ते हो, किसी की ड्यूटी तोड़ते हो, किसी का कॉन्ट्रैक्ट तोड़ते हो। सुनिए, आपने किसी का विश्वास तोड़ा, सुनिएगा, एवरी ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इज नॉट अंडर आईपीसी। अगर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्रिमिनल इंटेंशन के साथ है, मेंस रिया के साथ है, बैड इंटेंशन के साथ है, तो वो भी क्या हो जाएगा? वो भी इसके अंदर आएगा। पॉइंट समझ आ रहा है? क्या इसमें हर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट आएगी? क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। क्लियर है? एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, सुनिएगा बेटा। इधर सर क्या कहना चाह रहे हो? सुनिए, मैं दिल्ली में काम करता हूं, गांव में, मैं दिल्ली में काम करता हूं, गांव में रहता हूं। मेरा एक दोस्त है जो गांव जा रहा है, वो मेरा पड़ोसी है। मैंने उसको बोला, भाई तू गांव जा रहा है, ये पकड़ 10,000 रुपए मेरी माँ को दे दियो। क्लियर है ये बात? मैंने उसको 10,000 रुपए दिए, क्यों? क्योंकि मैं उस पर विश्वास करता हूं। हाँ या ना? उसने क्या करा? घर जाके मेरी माँ को पैसे दिए ही नहीं, बताया ही नहीं उसने कि माँ तेरे बेटे ने कोई पैसे भेजे हैं, मतलब नहीं बताया, तो ये चीटिंग कर ली। और उसने उस पैसों से अपने बीवी बच्चों के लिए कोई चीजें ले ली, अपनी फैमिली में, अपने घर में लेंटर डलवा दिया, कुछ कर दिया, अपने घर पे रेनोवेशन करा दी, लेकिन मेरी माँ को मेरे पैसे नहीं दिए। अब बताओ ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है कि नहीं है? ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, क्योंकि ब्रीच वही करेगा जिसपे आप ट्रस्ट करते हो। राह चलता आदमी पे आप विश्वास तो नहीं करोगे, तो ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की बात कहां आएगी? जो बंदे आपको नोन है, यस और नो, जिसपे आप विश्वास करते थे उसने विश्वासघात किया, और विश्वासघात जो किया वो क्रिमिनल इंटेंशन के साथ किया। हाँ या ना? अब मेरी बात सुनेगा इधर ध्यान से, जो मैं कह रहा हूं। मैंने उसको कहा था मेरी मदर को दे दियो पैसे, वो गया मेरे घर, वहां पर उसने घर पे बेल मारी, मेरी जॉइंट फैमिली है, मेरी चाची बाहर आई, ठीक है। उसने कहा अमित की मदर, चाची ने कहा हाँ बोलो। उसने कहा जी मैं अमित का दोस्त हूँ, उसने कहा था गाँव जाके 10,000 रुपये दे दियो। उसने मेरी चाची को दे दिए, गलती से दे दिए। देना किसको था? माँ को। दे किसको दिए? चाची को। लेकिन ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है? यहां मेरा दोस्त, सुनो, मेरे दोस्त ने या मेरे कलीग ने मेरी माँ को पैसे ना देके अपने बीवी बच्चों पे खर्च कर दिए, या मेरी चाची को माँ समझ के पैसे दे दिए, क्या दोनों में उसकी सेम लेवल ऑफ गलती है? बताओ भाई। सेकंड वाले में गलती है, फर्स्ट वाले में जानबूझ के ऐसा किया, तो फर्स्ट वाला क्रिमिनल ब्रीच है, सेकंड वाला क्रिमिनल ब्रीच नहीं है। यस और नो? जवाब दो, मैं क्या कह रहा हूं, हाँ या ना? क्लियर है सबको? अपनी मेरी माँ को, मेरी फैमिली को पैसे ही ना देना, अपने पर्सनल अयाशी में यूज कर देना, वो क्या है? क्रिमिनल ब्रीच। मेरे घर पे पैसे दिए लेकिन किसी और को मेरी मम्मी समझ के दे दिए, तो यहां पर उसकी इंटेंशन तो गलत नहीं थी ना, तो इसके लिए ये खाली क्या माना जाएगा? ब्रीच ऑफ ट्रस्ट माना जाएगा, वो इसके अंदर कवर नहीं होगा। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? जवाब दो। अब सुनिए, कहता है 405, कहता है मीनिंग क्या है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का? 405 से इधर सुनिए, 405 से 409 आएगा यहाँ पे, 405 से 409 सुनिए। सबसे पहले कह रहा है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मीनिंग क्या है? अक्यूज्ड एक्ट कर रहा है डिसऑनेस्टली। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसका पर्सनल पर्पस है या अदर पर्पस है। ये बात समझ आ रही है? डिसऑनेस्ट जब तक नहीं होगा तब तक क्रिमिनल वर्ड नहीं आएगा ना, मतलब आपकी गलत इंटेंशन है, आपकी बैड इंटेंशन है, राइट? क्लियर है? आगे कह रहा है इसके लिए पनिशमेंट कितनी है? 3 साल या फाइन या बोथ। पहले बताओ इसमें कोई डाउट? सिंपल है। सेक्शन 405 क्या बोलता है? क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मतलब क्या है? सेक्शन 406 क्या बोलता है? अगर आपने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया तो अप टू 3 इयर्स तक का फाइन, या अप टू 3 इयर्स तक की इंप्रिजनमेंट, या फाइन, या बोथ हो सकता है। एम आई क्लियर इन दिस? देन एग्जांपल समझ आ गया कि दोस्त ने गांव में मम्मी को पैसे देने थे, उसकी जगह अपनी फैमिली पे खर्च कर दिए। देन अब सुनिए 407 कहता है अगर कैरियर ने गलत किया। कैरियर कौन होता है? जो माल लेके जा रहा होता है। कई बार आपको, देखो एक चीज समझो, दिल्ली से हमारा माल जा रहा है अमृतसर, दिल्ली में सेलर है, अमृतसर में बायर है। जो ट्रक वाला है वो इंडिपेंडेंट होता है ना, मेरा एजेंट है ना उसका एजेंट है। यस और नो? हम तो ये विश्वास करेंगे ना कि ट्रक वाला जो माल लेके जा रहा है वो माल वहां सही सलामत पहुंचा देगा। यस और नो? भाई हमने प्रैक्टिकली सुनो, हमने यहां से दिया उसको 10,000 किलो माल, उसने वहां पे पहुंचाया 9,000 किलो माल, 1,000 किलो उसने रास्ते में करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत में भेज दिया। गलत किया ना ये?
हाँ या ना भाई, तू सर्विस प्रोवाइडर है, तेरे जितने पैसे बनते हैं हम दे रहे हैं, चीटिंग क्यों कर रहा है? यस और नो? तो कहता है अगर कैरियर वगैरह ने चीटिंग करी तो अप टू 7 साल की सजा है प्लस फाइन है। क्लियर है ये बात? डन। अच्छा एक बात बताओ, हमारे ऑफिस में रिसेप्शन पे या सेंटर पे या मेरा जो प्रैक्टिसिंग का ऑफिस है, कोई ना कोई तो कैशियर होगा। मान लो यहाँ पर राहुल जी बैठे हुए हैं, राहुल जी के पास फीस आई 1 लाख, उन्होंने हमें बता दी सर 90,000 आई है, 10,000 रुपये नहीं बताए, ये गलत है कि नहीं है? हाँ या ना? ये भी क्या, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। हम आप पे विश्वास करते हैं कि आप हमारे एम्प्लॉई हो, तो आप हमारे को 100% अकाउंटेबल होंगे। यस और नो? कह रहा है अगर आपका क्लर्क है, सर्वेंट है, उसने कुछ चीटिंग करी तो अप टू 7 years प्लस फाइन। यार एक बात बताओ ना, लोग अपने मेड्स, अपने सर्वेंट्स बेसिस पे घर छोड़ के चले जाते हैं एक हफ्ते के लिए घूमने या कहीं काम से? हाँ या ना? अब आए तो पता चले कि जो मेड है उसने बहुत सारे पैसे चोरी कर लिए, बड़े सारे चम्मच प्लेटें चोरी कर ली, राइट? तो ये क्या है? ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट ही है। हाँ या ना? किसके अंदर आएगा? सेक्शन 408 के अंदर। क्लियर है? जवाब दो पक्का। पहली बात, 405 में क्या है? मीनिंग है। 406 में क्या है? पनिशमेंट है। 407 में क्या है? कैरियर। 408 में क्या है? क्लर्क और सर्वेंट। डन बच्चे? अब सुनिए 409 में क्या है? ये कहता है ये बड़े लोग चीटिंग कर रहे हैं। बड़ा लोग कौन? बड़ा लोग कहता है बैंकर हो गया, पब्लिक सर्वेंट हो गया। अब एक चीज सोचो, बैंकर, पब्लिक सर्वेंट, आपको नहीं लगता कि ये लोग जो हैं, ये लोग देखो इन पे हम विश्वास करते हैं या गवर्नमेंट विश्वास करती है? बैंकर पे या पब्लिक सर्वेंट पे हम विश्वास करते हैं गवर्नमेंट? आप एक चीज बताओ ना, मेरे नौकर पे मैं विश्वास करूंगा, सरकारी नौकर पे सरकार विश्वास करेगी? यस और नो? अब एक चीज समझो बड़े ध्यान से जो मैं कह रहा हूं, पुलिस वाले ने रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया, ट्रैफिक पुलिस वाले ने आपको रोका, आपने उसको रिश्वत दी, लेते हुए पकड़ा गया वो, ठीक है जी? क्या यहां पर उसने गवर्नमेंट का विश्वास तोड़ा? हाँ या ना? और रिश्वत ले रहा है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, मतलब वो 10 साल के लिए अंदर जाएगा या पूरी जिंदगी के लिए भी जा सकता है, लाइफ इंप्रिजनमेंट या अप टू 10 years प्लस फाइन। ये बात समझ आ रही है? इसका मतलब क्या है कि अगर ध्यान से आप देखो तो इसका मतलब है बेसिक पनिशमेंट 3 साल है। अगर कैरियर या क्लर्क और सर्वेंट है, इधर देखिए ये नोन वाली बात आ गई, मतलब नोन मतलब ये आ गई, प्राइवेट पार्टीज वाली बात आ गई, और इसमें गवर्नमेंट के ब्रीच वाली बात आ गई। हाँ या ना? मतलब मेरा नौकर मेरा विश्वास तोड़ेगा तो 7 साल के लिए अंदर जाएगा, सरकारी नौकर सरकार का विश्वास तोड़ेगा तो सारी जिंदगी ताउम्र के लिए भी अंदर जा सकता है, नहीं तो 10 साल के लिए भी जा सकता है। क्लियर है ये बात? जवाब दो। समझ आ रही है कहानी? लेकिन आपको लगता है फिर भी लोग डरते हैं कोई कानून से? क्या हर ट्रैफिक पुलिस वाला, हर पुलिस वाला, हर सरकारी बंदा रिश्वत नहीं खाता? खाता है। कोई डर ही नहीं है किसी को, देख लो। समझ आ रही है ये बात? ये जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है। लॉ हमेशा मिडिल क्लास के लिए, आम आदमी के लिए है। जो छोटे लेवल के लोग हैं, मतलब जो लोग चौल वगैरह में रहते हैं, ऐसे बोलना नहीं चाहिए लेकिन एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, जो लोग चौल वगैरह में रहते हैं या मुंबई में धारावी करके बहुत बड़ा स्लम है, यहाँ रहते हैं, इन लोगों को पुलिस से डर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि भाई इनको क्या घर पे रखो, क्या जेल में रखो, इनको लगता है जेल में रहेंगे कम से कम खाना तो मिलेगा टाइम पे, राइट? उनको फर्क पड़ता नहीं। जो बड़े लेवल के लोग हैं, के लिए क्या 5 स्टार होटल और क्या उनके लिए जेल, उन्हें फर्क पड़ता नहीं। एक्चुअली में पुलिस से डरता कौन है? आम आदमी। मिडिल क्लास जो लोग हैं, सिस्टम हमेशा पीसता किसको है? मिडिल क्लास लोगों को। पुलिस हमेशा किसको पकड़ती है? मिडिल क्लास लोगों को। आपको पता है कई लोग तो ऐसे होते हैं, स्मैकिए वगैरह जो ड्रग्स वगैरह लेते हैं, पुलिस उन्हें पकड़ती भी नहीं है। पता है भाई सब लॉकअप में मर गए तो और केस हम पे आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो डर अल्टीमेटली किसको लगता है? मिडिल क्लास को लगता है। लॉ जो है वो किसके लिए? मिडिल क्लास के लिए। खैर यहां पे बात समझ गई। 405 मीनिंग ऑफ क्रिमिनल ब्रीच, 406 में पनिशमेंट, 408 में क्लर्क और सर्वेंट वाली बात, और 409 में पब्लिक सर्वेंट या गवर्नमेंट एम्प्लॉइज वाली बात। चले आगे। अब इधर देखिए ध्यान से बच्चे, यहां पे आता है फ्रॉडुलेंट डीड्स एंड डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टीज 421 से 424। ये देखिए इधर। अब सर ये क्या कह रहा है? फ्रॉडुलेंट डीड्स एंड डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। पहले मेरी बात सुनेगा इधर। इन सब में ना एक चीज है, इमूवेबल प्रॉपर्टी आ रही है। क्या आ रही है? इमूवेबल प्रॉपर्टी। क्लियर है ये बात? अब इस सब में एक चीज है, सुनिए, इसमें 2 चीजें कॉमन है। सुनिएगा, अमित वोरा ने आप लोगों के पैसे देने हैं। मेरी बात सुनेगा। अमित वोरा ने 20 लोगों से उधार लिया हुआ है, 1-1 करोड़ 20 करोड़ रुपया देना है, ठीक है? और अमित वोरा जो है उसकी प्रॉपर्टी है कुछ। अब अमित वोरा चाहे तो प्रॉपर्टी बेच के पैसा दे सकता है, हाँ या ना? लेकिन जब वो प्रॉपर्टी नहीं बेचना चाह रहा, झूठ बोलना चाह रहा है, पॉइंट क्या है? अमित वोरा के पास एक प्रॉपर्टी है 20 करोड़ की, 20 करोड़ उसने लोगों का देना है। अमित वोरा चाहे तो बेच के क्या पैसा उतार सकता है, हाँ या ना? जवाब दो। मेरी 20 करोड़ की प्रॉपर्टी है और मैंने 20 लोगों का 1-1 करोड़ रुपया देना है, क्या मैं प्रॉपर्टी बेच के पैसा उतार सकता हूं, हाँ या ना? लेकिन मैं नहीं उतार रहा, मैं झूठ बोल रहा हूं, प्रॉपर्टी मेरी है ही नहीं, प्रॉपर्टी तो किराए पे है, मतलब है मेरी। देखो पहली बात,
फ्रॉडुलेंट, मेरी इंटेंशन क्या है, फ्रॉडुलेंट इंटेंशन है। फ्रॉड क्या है, फ्रॉड क्या करना चाहता हूं, जिनके पैसे देने हैं वो चुकाना नहीं चाह रहा। पॉइंट समझ आ रहा है, मैंने जिनके पैसे देने हैं मैं उनके साथ फ्रॉड करना चाह रहा हूं, मतलब मैं अपने क्रेडिटर्स के पैसे चुकाना नहीं चाह रहा। जवाब दो। दूसरी बात, उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, डीड्स बना रहा हूं और अपनी प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर रहा हूं, मतलब उसकी अपनी प्रॉपर्टी किसी और को बेच रहा हूं। प्रैक्टिकली सोचो ध्यान से, मैंने आपके 20 करोड़ रुपए देने हैं, 20 लोगों का 1-1 करोड़, मेरी प्रॉपर्टी 20 करोड़ की है, वो 20 करोड़ की प्रॉपर्टी मैंने किसी और को बेच दी 2 करोड़ में, वो मेरा ही दोस्त है, मैंने कहा तू ले ले यार 2 करोड़ में दे दे, बाद में अपन हिसाब कर लेंगे, 2 करोड़ जब कोर्ट आएगा कल को पैसे दो, मैं कहूंगा मैंने 20 करोड़ देने है ही नहीं, 2 करोड़ ही है। तो यहां पर आपको नहीं समझ आ रहा, मैंने जानबूझ के सस्ते में बेच दी ताकि मुझे आप लोगों के पैसे ना चुकाने पड़े। यस और नो। ये वाली बात कहां गई, 421 में आ गई। देखो, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी विदाउट एडिक्वेट कंसीडरेशन, राइट। सस्ते में बेच दी, क्यों, इंटेंशन टू डिसीव क्रेडिटर, क्योंकि जिसको बेची है वो है तो मेरा दोस्त ही, अंदर से मिला हुआ है मेरे से, लेकिन मैं बोलूंगा माय लॉर्ड अब बेच दी तो मैं क्या करूं, राइट। गलत है ये। कोर्ट इसको फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस मान लेगा और कोर्ट पता है बोलेगा ये सेल वैलिड नहीं है, वापस दो प्रॉपर्टी। ये बात आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एक आता है, सेकंड मॉड्यूल में पढ़ोगे, सेक्शन 53 होता है, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं जिन्होंने पैसे देने होते हैं, नहीं देते, बाद में अपने यार दोस्त को प्रॉपर्टी सस्ते में बेच देते हैं, बोलते हैं माय लॉर्ड मेरे पास नहीं है। कोर्ट कहता है घबराओ नहीं, प्रॉपर्टी आपको आपके दोस्त से वापस दिला रहा हूं, पैसे वापस करो और इसको बेच के पैसे वसूल करो। समझ आ रही है ये बात, याद रहेगा। मोरल ऑफ द स्टोरीज, आपने किसी के पैसे देने हैं, प्रॉपर्टी आपके पास है, पर आप वो प्रॉपर्टी लूज नहीं करना चाह रहे, तो आप क्या करते हो, किसी नोन को बेच देते हो सस्ते में, ताकि बाद में आप बोलो मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं। यस और नो। और जब कल को आप सारे केसेस से बरी हो जाओगे, फिर आप उस दोस्त के पास जाओगे, चल भाई आधा आधा बांट ले, आया ना। क्लियर है ये बात। अब सुनो आगे क्या कह रहा है, 422 क्या कह रहा है, मेरी बात सुनिएगा बेटा इधर ध्यान से, ऑल ऑफ यू। डिसऑनेस्ट और फ्रॉडुलेंट प्रिवेंशन ऑफ डेट बीइंग अवेलेबल फॉर क्रेडिटर। फ्रॉडुलेंट प्रिवेंशन ऑफ डेट, इधर देखिएगा ध्यान से, ऑल ऑफ यू, मैं क्या कह रहा हूं सुनिएगा इधर। प्रैक्टिकली बात करते हैं, मैंने आपके पैसे देने हैं, डिसऑनेस्ट और फ्रॉडुलेंट प्रिवेंशन है डेट की, बीइंग अवेलेबल फ्रॉम क्रेडिटर। क्या मतलब है इसका, इधर मैंने आप लोगों के 20 करोड़ देने हैं, इसमें कोई डाउट, मैंने किसी और से 30 करोड़ लेने भी है, ये बात समझ आ रही है। आपके 20 करोड़ देने और 30 करोड़ लेने हैं किसी से, तो देखा जाए तो मैं फाइनेंशियली साउंड हूं, लेकिन मैंने जिससे लेने हैं वो मैं बता नहीं रहा किसी को, मतलब मैंने जिससे लेने हैं मैं उसको छुपा रहा हूं, और मैं क्या कह रहा हूं, माय लॉर्ड इनके 20 करोड़ देने मेरे पास है ही नहीं, ताकि कोर्ट मुझे दिवालिया डिक्लेयर कर दे। दिवालिया डिक्लेयर करने के बाद मैं आपको पैसे ही नहीं दे पाऊंगा, और उसके बाद थोड़े बहुत दूंगा जो कोर्ट बोलता है, जिसको हम रेटेबल डिविडेंड बोलते हैं। कभी पार्टनरशिप एक्ट में पढ़ा है, 10 पैसा आउट ऑफ 1 रुपी, 20 पैसा आउट ऑफ 1 रुपी पढ़ा है। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब 20 करोड़ मैंने तुम्हारे देने हैं, 30 करोड़ कहीं से लेने हैं, जिससे लेने हैं वो मैं तुम्हें दिखा ही नहीं रहा। तो ये भी गलत है, हाँ या ना। क्यों नहीं दिखा रहा, ताकि वो दिखाऊंगा तो तुम में बढ़ जाएगा, नहीं दिखाऊंगा तो बोलूंगा माय लॉर्ड है नहीं, कल को कोर्ट क्या करेगा, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देगा। यस और नो। अब देखो लैंग्वेज पढ़ो, डिसऑनेस्ट और फ्रॉडुलेंट प्रिवेंशन है। किसकी फ्रॉडुलेंट, मैं किसको प्रिवेंट कर रहा हूं, अपने डेट को, जो मैंने लोगों से पैसा लेना है, समझ रहे हो ये बात, जो मेरे डेटर्स हैं, जो मेरे रिसीवेबल्स हैं, समझ रहे हो ये बात। बीइंग अवेलेबल फॉर क्रेडिटर्स, जिनका मैंने देना है, जिनसे पैसे लेना है उसको बचा रहा हूं, किससे, जिनको देना है उनको ना देना पड़े। पॉइंट समझ आ रहा है, पक्का याद रहेगा। लेना 30 करोड़ है, देना 20 करोड़ है, लेने वाला 30 करोड़ में दिखाई नहीं रहा, सिर्फ कह रहा हूं मेरे पास लाइबिलिटी है, कोई एसेट नहीं है। क्लियर है ये बात, हाँ या ना। ये भी गलत हो गया। चलें आगे। तीसरी चीज, बेनामी ट्रांजैक्शन। इधर देखिए ध्यान से, भाई साहब मेरे पास है एक प्रॉपर्टी, और वो जो प्रॉपर्टी है वो 20 करोड़ की है, और आपके भी 1-1 करोड़ देने हैं 20 लोगों के, राइट। वो प्रॉपर्टी मैंने अपने ड्राइवर के नाम पे करा दी, और मैंने कहा माय लॉर्ड मेरे नाम पे कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं। यस और नो। ड्राइवर के नाम पे कराई, सेल भी नहीं करी मैंने, हाँ या ना। और ऐसी कोई प्रॉपर्टी होती है जिसमें पैसा किसी और का होता है और नाम किसी और के होते हैं, उसको बोलते हैं बेनामी ट्रांजैक्शंस। बेनामी ट्रांजैक्शंस एक्ट 1988 है, आपके कोर्स में EBCL में पढ़ाया जाता है, मॉड्यूल 2 के अंदर। बड़ा अच्छा एक्ट है। इसकी बेनामी ट्रांजैक्शंस की फुल लेंथ लेक्चर मैंने यूट्यूब पे डाला हुआ है। यूट्यूब पे मैंने पूरा 5 घंटे का लेक्चर डाला हुआ है बेनामी का, बड़ा अच्छा टॉपिक है। तो ये बात समझ आ गई कि मैंने अपने किसी ड्राइवर को, नोन को दे दी, राइट। 424 में क्या कह रहा है, अभी तक 424 में सुनो क्या कह रहा है, मैंने आपके 20 करोड़ रुपए देने हैं, ठीक है, देने हैं, और मेरे पास घर भी है, और आप कह रहे हो माय लॉर्ड घर बेच के पैसे वसूल कराओ। क्लियर है ये बात। मैं कहता हूं माय लॉर्ड मैंने इनके 20 करोड़ देने हैं, मैं मान रहा हूं, घर भी मेरा 20 करोड़ का है, मैं मान रहा हूं, लेकिन ये अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है,
जबकि मेरा घर तो शर्मा जी के पास ऑलरेडी गिरवी पड़ा हुआ है और वो सिक्योर क्रेडिटर है। आप बताओ पहले किसको मिलेगा, उनको या आपको? पहले सिक्योर क्रेडिटर को मिलेगा। सच्चाई है मैंने शर्मा से कोई पैसे लिए ही नहीं हुए। शर्मा तो दोस्त है मेरा, जिसको मैं कह रहा हूं एक नकली बिल मेरे पे रेस कर दे ताकि मैं वो बेचने अपना घर बेच के तेरे को पैसे दे दूं, उनको देने ही नहीं पड़ेंगे। क्योंकि क्लेम किसका होगा, सिक्योर क्रेडिटर का पहले होगा या अनसिक्योर्ड का? सिक्योर्ड का। तो तू सिक्योर क्रेडिटर बन जाए, बैक डेट से मॉर्गेज डीड दिखा देते हैं। समझ आ रही है बात? इसी चक्कर में तो स्टैंप एक्ट के अंदर आपने पढ़ा है कि पुराने स्टैंप पेपर बंद हो गए ताकि बैक डेट से कोई फ्रॉड ना कर सके। समझ आ रही है बात? यस और नो? तो इधर देखिए डिसऑनेस्ट और फॉल्स क्लेम आ रहा है। क्यों आ रहा है? टू अवॉइड पेमेंट टू क्रेडिटर। समझ आ रही है बात? चारों एग्जांपल समझ आए? किसी में पहले में मैं क्या कर रहा हूं, प्रॉपर्टी बेच रहा हूं। दूसरे में क्या कर रहा हूं, क्रेडिटर्स जो अपना जो मेरे रिसीवेबल्स हैं वो छुपा रहा हूं, हाँ या ना? तीसरे में प्रॉपर्टी किसी नोन को ट्रांसफर कर रहा हूं। चौथे में प्रॉपर्टी भी है क्रेडिटर भी है, लेकिन कोई और फॉल्स सिक्योर क्रेडिटर खड़े कर रहा हूं ताकि मेरे को पैसे अनसिक्योर क्रेडिटर्स को ना देने पड़े। राइट बच्चे? क्लियर है सबको? आगे बात समझ? चले आगे। अब देखिए, अब यहां पर बात करता है फोर्जरी की। बेटा मेरी बात को ना बड़े ध्यान से सुनिएगा। फोर्जरी का क्या मतलब होता है सुनिए। आपने कई बार सुना फोर्जरी वर्ड, पहले मेरी बात को सुनिएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड फोर्जरी? सुनिए। कहता है सर मैंने आपके साथ कोई धोखा किया, वो चीटिंग होती है। मैंने आपके साथ कुछ गलत किया, वो चीटिंग होती है, हाँ या ना? 415 में 420 तक होती है, पढ़ा हमने। अब कहता है मैं आपके साथ कुछ गलत कर रहा हूं विद द हेल्प ऑफ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट आपने पढ़ा था इंडियन स्टैम्प एक्ट में, कोई भी पीस ऑफ पेपर जिसमें कुछ लिखा हुआ है, हाँ या ना? इधर सुनिए, विद द हेल्प ऑफ कागज अगर मैं आपको धोखा दे रहा हूं तो वो फोर्जरी है। विदाउट द हेल्प ऑफ कागज दे रहा हूं तो वो चीटिंग है। समझ आ रही है बात? हाँ या ना? एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, सुनिए। मैंने नकली रजिस्ट्री बनवाई अपने घर की, राइट? पापा के नाम पे घर है, मैंने नकली रजिस्ट्री बनवाई अपने नाम पे और आपको घर बेच दिया, तो मैंने आपके साथ चीटिंग करी, हाँ या ना? प्रॉपर्टी भी इन्वॉल्व हुई, 420 ही आएगा ना? 420 इमूवेबल प्रॉपर्टी चीट करी, हाँ या ना? लेकिन क्या इसमें डॉक्यूमेंट्स भी इन्वॉल्व थे, कागजात भी इन्वॉल्व थे, तो ये चीटिंग भी आएगा और फोर्जरी भी आएगा। फर्क समझ आ रही है बात? हाँ या ना? अगर मैंने खाली धोखा दिया आपको बिना कागजात के तो वो क्या है? चीटिंग है। धोखा दिया, देखो खाली धोखा दिया तो वो चीटिंग है 415 में। धोखा प्लस प्रॉपर्टी है तो वो चीटिंग है 420 में, हाँ या ना? धोखा प्रॉपर्टी है और साथ में डॉक्यूमेंट्स के थ्रू धोखा दिया तो वो 415 में भी आएगा, 20 में भी आएगा और फोर्जरी में भी आ जाएगा। फर्क समझ आ रही है बात? यस और नो? फोर्जरी मतलब किसी डॉक्यूमेंट के थ्रू धोखा देना। देखो क्या कह रहा है, रॉन्ग डन विद डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड इज फोर्जरी। क्लियर है ये बात? हाँ या ना? अच्छा एक बात बताओ, लोग हमेशा चीटिंग करते हैं, फोर्जरी करते हैं, धोखा करते हैं दो केसेस के लिए, या अपने फायदे के लिए या सामने वाले के नुकसान के लिए, हाँ या ना? यस और नो? कहता क्यों करा आपने फोर्जरी? या तो दूसरे का नुकसान हो जाए या आपका फायदा हो जाए। क्लियर है ये बात? देखो मेरी बात सुनना, फोर्जरी में 3 सेक्शन है, 463, 464, 465। 463 कहता है फोर्जरी क्या होती है? किसी को भी चीट करना विद द हेल्प ऑफ डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड। क्लियर है? 464 कहता है वो जो डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू आप चीटिंग कर रहे हो उसको फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट बोलेंगे, हाँ या ना? क्या बोलेंगे? फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट। नकली रजिस्ट्री क्या है? नकली रजिस्ट्री के थ्रू चीटिंग करना क्या है? फोर्जरी। वो जो नकली रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट बनवाए वो क्या है? वो फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट हो गया, राइट? और फोर्जरी में पनिशमेंट कितनी है? अप टू 2 years या फाइन और बोथ। डन बच्चे? और आपको पता है अप टू 2 years वाले जो सारे ऑफेंसेस होते हैं वो बेलेबल होते हैं, राइट? वो हम पढ़ेंगे जब सीआरपीसी में आएगा। यहां तक बात समझ आ गई? पक्का? अच्छा सुनना इधर, 463 क्या कह रहा है? फोर्जरी का मतलब क्या है? किसी को रिटर्न रिकॉर्ड या डॉक्यूमेंट के थ्रू आप चीट कर रहे हो। आगे 464 वो जो डॉक्यूमेंट है उसको बोलेंगे फोर्स डॉक्यूमेंट। 465 में पनिशमेंट कितनी है? 2 साल या फाइन या बोथ। अब सुनो, ये एक बलबीर कौर वाला केस है, ये भी इंपॉर्टेंट केस है, सुनिएगा बच्चे। बलबीर कौर एक स्कूल में टीचर थी, इसको एक्सपीरियंस था, सरकारी स्कूल में जॉब मिली तो इसने अपने प्राइवेट स्कूल से सरकारी स्कूल में अप्लाई किया। उसने दिखाया कि वहां मुझे 5 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है? इसको जॉब मिल भी गई, बाद में इसको निकाल दिया गया। क्यों निकाला गया? बोले आपने बोला था कि आपको स्कूल में 5 साल का एक्सपीरियंस है। हाँ जी है, लेकिन आपने वो स्कूल तो रिकॉग्नाइज्ड है ही नहीं, वो स्कूल तो रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, तो आपने उसका एक्सपीरियंस होता ना, कुछ स्कूल रिकॉग्नाइज्ड होते हैं कुछ नहीं होते हैं, समझ रहे हो ये बात? आपने उस स्कूल में दिखाया, वो स्कूल तो रिकॉग्नाइज्ड ही नहीं था। उसने कहा जी देखो, जब आपने मेरे को बोला कि आपके पास एक्सपीरियंस है, मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिखाया, उसमें मैंने लिखा था कि मेरे को इस स्कूल में 5 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने बोला ही कब कि वो रिकॉग्नाइज्ड है? मैंने बोला, लिखा वहां पे? जब मैंने नहीं लिखा कि वो रिकॉग्नाइज्ड है, मैंने तो लिखा मुझे इस स्कूल में 5 साल का
एक्सपीरियंस है। मैंने तो नहीं लिखा कि रिकॉग्नाइज है नहीं। गवर्नमेंट का क्या कहना था कि आपका वो जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो फोर्स डॉक्यूमेंट है, ये फोर्जरी है। वो कहती है, कोर्ट में गई बात, कोर्ट ने कहा थी देखो क्या उसने अपने सर्टिफिकेट में कहीं पर भी ये वर्ड डाला है रिकॉग्निशन? नहीं डाला। इसका मतलब उसका वो डॉक्यूमेंट फोर्स डॉक्यूमेंट नहीं है, वो फोर्जरी नहीं मानी जाएगी। वो बात और है उसने बताया नहीं आपको, आपने पूछा नहीं, उसने बताया नहीं। हाँ या ना? फोर्जरी कब होती? जब वो लिखती कि मुझे 5 साल का रिकॉग्नाइज स्कूल में एक्सपीरियंस है, जबकि वो अनरिकॉग्नाइज होता, तब तो गलत होता ना। लेकिन उसने रिकॉग्निशन वाली बात ही नहीं डाली, तो कहता है फोर्स डॉक्यूमेंट नहीं माना जाएगा। पॉइंट समझ आया? यस और नो? क्लियर है सबको? मतलब उसने लिखा 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है मुझे स्कूल में, लेकिन उसने रिकॉग्निशन की बात नहीं लिखी, ना आपने पूछी ना उसने बताई, राइट? लेकिन इसमें उसने झूठ लिखा या सच छुपाया? आप बताओ, उसमें झूठ लिखा उसने क्या उसने कुछ झूठ किया, कुछ गलत लिखा? लिखा कुछ भी नहीं है गलत। तो कहता है वो फोर्स डॉक्यूमेंट नहीं माना जाएगा, और ये केस जीत गई और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को इसे वो जॉब वापस देनी पड़ी। क्लियर है? पक्का? चलें आगे। अब देखिए, अब यहां पर आता है क्वेश्चन डेफेमेशन। 499 से 502 मानहानि। यह आपने टॉर्च में पढ़ा था, याद है? टॉर्च में मैंने कहा था जब आप किसी को वर्ड्स के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू, सिंबल्स के थ्रू किसी को आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप किसी की गुडविल को हार्म कर रहे हो, किसी की फेम को डिग्रेड कर रहे हो, दैट इज मानहानि। हाँ या ना? यस और नो? आप मेरे को एक चीज बताओ, सुनिए इधर ध्यान से। अगर हम सिंपल सी बात बोले तो चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, आया ना ये? है ना? चौकीदार चोर है, ये कांग्रेस का नारा था। आपको पता है चौकीदार चोर है पे सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की लगा दी। हाउ कैन यू से दिस टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, चौकीदार चोर है? ये बात समझ आ रही है भाई? आपके पास प्रूफ है? कोई नहीं है, प्रूफ नहीं है, तो आप उसकी गुडविल खराब कर रहे हो, ये डेफेमेशन है। अरविंद केजरीवाल बहुत बोलता है। एक बार उसने कुछ गलत बोल दिया अरुण जेटली के अगेंस्ट, अरुण जेटली ने 4 करोड़ का नोटिस भेज दिया था उसको डेफेमेशन का, कि आप मेरे अगेंस्ट ऐसे कैसे कुछ भी बोल सकते हो। आप जो बोल रहे हो, अगर आप झूठ बोल रहे हो, अगर आपकी बात पे कुछ लोगों ने विश्वास कर लिया तो मेरी तो गुडविल खराब हो जाएगी ना? आया ना? तो आप कोई भी ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हो जिससे सामने वाले की गुडविल, रेपुटेशन डैमेज हो सकती है, तो उसको डेफेमेशन बोला जाएगा। लेकिन याद रखना, सामने वाले की गुडविल खराब हो सकती है तो, लेकिन मेरी बात सुनिए, अगर सामने वाला गलत है और ये कोर्ट में प्रूव हो गया, फिर तो आप बोल रहे हो, जैसे राम रहीम वाला केस हुआ था ना, उससे पहले सारे बोलते थे उसको, जब उसकी पिक्चर नहीं आई थी मैसेंजर ऑफ गॉड, सारे बोलते थे बाबा जी आप इतने सारे काम कैसे कर लेते हो, आप सिंगर भी हो, आप डांसर भी हो, आप कोरियोग्राफर भी हो, आप डायरेक्टर भी हो, आप हीरो भी हो, आप में इतनी एनर्जी कहाँ से आती है बाबा जी? समझ रहे? मीडिया उसके आगे पीछे घूमती थी। जिस दिन वो प्रूव हो गया कि वो रेपिस्ट है, तो मीडिया ये बलात्कारी बाबा, स्टेटमेंट चेंज हो गई। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको? अब यहां पर जब मीडिया बोल रही है बलात्कारी बाबा, क्या वो डिफेम कर रही है? नहीं, क्योंकि भाई ये कोर्ट ने कह दिया कि ही इज अ रेपिस्ट। तो अगर कोई सच बोल रहे हो आप, तो देखो, बुरे आदमी को चोर कहना डेफेमेशन नहीं है, साधु को चोर कहना डेफेमेशन है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? यस और नो? एम आई क्लियर? देखिए बच्चे, इधर ये बात समझ आई कि चोर को चोर कहना डेफेमेशन नहीं है, लेकिन साधु को चोर कहना इज डेफेमेशन। पहले मेरी बात सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। कहता है विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स, साइन, विजिबल रिप्रेजेंटेशन या पब्लिश कंटेंट। वो किससे रिलेटेड है? किसी पर्सन से रिलेटेड है। अगर आप उसकी रेपुटेशन को हार्म कर रहे हो तो वो डेफेमेशन माना जाएगा। कई कार्टूनिस्ट होते थे पहले, मनमोहन सिंह सरकार के टाइम पे क्या करते थे, मैंने एक कार्टून देखा था न्यूज़पेपर के अंदर, उसने क्या किया था सुनिएगा। एक सरदार जी खड़े हुए मनमोहन सिंह जैसे, हाथ में 2 टॉवल लेके, और सामने सोनिया गांधी है और वो इशारा कर रही है इसमें। इसका मतलब क्या है कि मनमोहन सिंह सोनिया गांधी से बिना पूछे पगड़ी भी नहीं बांधते। इसका मतलब इन शॉर्ट आप ये कहना चाह रहे हो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के पास कोई डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है। आप गलत कर रहे हो। आया ना? आप फोटोज के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू, आपने पढ़ा था ना 2 तरीके का डेफेमेशन होता है, लिबल एंड स्लैंडर, बताया था मैंने आपको। आया ना? स्पीकिंग स्लैंडर होता है और रिटर्न या पिक्चर्स के थ्रू लिबल होता है। याद आ रहा है? क्लियर है? एक बार मैंने बताया था जयप्रदा नाम की एक एक्ट्रेस थी, जो जयप्रदा नाम की एक्ट्रेस थी वो इलेक्शन लड़ रही थी, तो अपोनेंट ने क्या करा, आजम खान नाम का अपोनेंट था, अपोनेंट ने क्या करा, आजम खान ने उसकी ना कोई पुरानी अमिताभ बच्चन के साथ पिक्चर होगी वाटरफॉल में नहाते हुए व्हाइट कलर की साड़ी में, उसने क्या करा, वो फोटो जो है उसके प्रिंट आउट निकाल लिए बड़े बड़े नहाते हुए के, और वो लगा दिए दीवारों पे। आप क्या चाहते हो आपका नेता ऐसा हो? यार वो उसका प्रोफेशन है, शी वॉज एक्ट्रेस अराउंड 30 ईयर्स बैक। हाँ या ना? आज के टाइम में आप उसकी नहाने की फोटोज दिखा के पब्लिसिटी कर रहे हो, ऑब्सीन कर रहे हो, आप वल्गैरिटी पे आ रहे हो। यस और नो? ये डेफेमेशन माना जाएगा। समझ आ रही है बात? क्लियर है? देखो आगे क्या कह रहा है। कह रहा है कुछ डेफेमेशन की कुछ एक्सेप्शन है। सुनिए इधर, आप
कई बार ना मेरे को ना कुछ बच्चों ने बोला इधर, कई बार ना कुछ बच्चों ने मुझे बोला कि अमित सर एक बात बताओ, आपको लोगों ने इतना नुकसान पहुंचाया हुआ है, आपकी ऑनलाइन क्लासेस भी सारी चीटिंग करी हुई है, आप नाम भी नहीं लेते कभी किसी का ऑन रिकॉर्ड, हमें पता भी नहीं है कौन सा टीचर है, तो आप एक बार बता क्यों नहीं देते, आप मीडिया में या आप यूट्यूब पे अपना वीडियो बना के क्यों नहीं कर देते? भाई अभी तक बताओ मैं केस जीता हूं या केस चल रहा है? चल रहा है, तो इसका मतलब अभी तक मैं ओनर हूं, ये कोर्ट ने तो नहीं बोला। जब तक कोर्ट नहीं कहता और मैं बोल दूं भाई साहब सामने वाला डेफेमेशन का केस कर देगा, जिस दिन कोर्ट ने मेरे फेवर में जजमेंट दे दी, जजमेंट के साथ यूट्यूब पे वीडियो चलाऊंगा कि देखो जी कोर्ट का ऑर्डर आ गया, ये इन्फ्रिंजर है, चोर है, समझ रहे हो, तब मैं बोल सकता हूं। क्या वो डेफेमेशन होगा या मैं ट्रू फैक्ट डिस्क्लोज कर रहा हूं? ट्रू फैक्ट। अभी तक वो ट्रू फैक्ट नहीं है जब तक कोर्ट मेरे फेवर में जजमेंट नहीं दे देता। समझ आ रही है बात? सामने वाला डेफेमेशन का केस ना कर दे, मतलब मैं बड़ा लीगल अपीलिंग पर्सन हूं, मैं लॉ अबाइडिंग पर्सन हूं, मैं लॉ वायलेट नहीं करता, मैं सब कुछ कानून के दायरे में रह के करता हूं। तो देखो यहां पे क्या कह रहा है, एक्सेप्शंस अंडर डेफेमेशन, क्या डेफेमेशन नहीं माना जाएगा? कहता है सर डिस्क्लोजर ऑफ ट्रुथ टू पब्लिक, वही वाली बात, बलात्कारी बाबा, अब ये डेफेमेशन नहीं है। क्लियर है ये बात? वार्निंग बाय सीनियर टू जूनियर इन गुड फेथ, एक ऑफिस में एक लेडी एम्प्लॉई है, लड़की है, उस ऑफिस में एक दूसरी लड़की ने ज्वाइन किया उसके अंडर, ठीक है जी ये बात, या मान लो ये बात समझ आई, उसने बोल दिया जो हमारे बॉस है ना थोड़ा बच के रहना उनसे, उसने अपने मेल बॉस के अगेंस्ट बोल दिया थोड़ा बच के रहना, मतलब सेक्सुअल हरासमेंट के चांसेस हैं, हाँ या ना? और वो जो नई वाली लड़की आई उसको बॉस ने बुलाया अंदर, अब वो जो नई वाली लड़की है वो बॉस के सामने ज्यादा ही अच्छी बनना चाह रही है, कहती है बॉस आप तो इतने अच्छे हो, वो तो कह रही थी कि ऐसे ऐसे बात है, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तो ये अब वो बॉस जो है वो बड़ी वाली जो सीनियर एम्प्लॉय को कह रहा है आपने ऐसे बोला, ये डेफेमेशन, आपने मेरी इंसल्ट करी। अब वो उसने जो कुछ भी किया वो क्यों किया? फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ नई लड़की, हाँ या ना, कि बॉस से थोड़ा दूर रहे। कहता है अगर वार्निंग दे रहा है सीनियर जूनियर को तो ये गुड फेथ में आएगा। क्लियर है ये बात? हाँ या ना? ये भी डेफेमेशन नहीं है। अच्छा एक चीज और बताओ, सुनिए, कभी कभी ऐसा होता है कि सीनियर है, जूनियर ने कुछ गलत काम किया, 10 लोग बैठे हुए हैं, मीटिंग चल रही है, सीनियर ने जूनियर को बोल दिया अगर आपने परसों तक प्रोजेक्ट नहीं करके दिया ठीक तो सर नई नौकरी ढूंढ लेना, बोलते हैं ना ऐसे, कभी कभी बॉस गुस्से में बोल देता है। अब आप क्या बोलोगे? बेइज्जती कर दी उसने मेरी, डिफेम कर दिया। भाई उसने गुड फेथ में बोला है कि अगर तेरा प्रोजेक्ट परसों तक नहीं हुआ तैयार, उसकी बैड इंटेंशन तो नहीं है ना, उसकी इंटेंशन क्या है? आपको निकालने की, या टाइम पे प्रोजेक्ट दे दो, इसकी टाइम पे प्रोजेक्ट दे दो, तो ये डेफेमेशन नहीं माना जाएगा। पब्लिकेशन ऑफ जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट, एक जजमेंट आ गई अगर, उसको पब्लिश करना डेफेमेशन नहीं है। अब समझ गए मैं क्यों कह रहा हूं आने दो जजमेंट? क्लियर है? जिस दिन जजमेंट आ गई उसको पब्लिश करना, उसको सोशल मीडिया पे पब्लिसाइज करना विल नॉट बी एन डेफेमेशन, वो डेफेमेशन की एक्सेप्शन में आ जाएगा। डन। एक्सप्रेशन ऑफ पब्लिक कंडक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट इन गुड फेथ, मैंने एक मूवी देखी थी मुन्ना भाई, मुन्ना भाई के अंदर वो रिश्वत मांगते हैं एक बुढ़े अंकल से कि रिश्वत दे दो तभी फाइल साइन होगी, नहीं तो नहीं। वो बुढ़े अंकल क्या करते हैं? कपड़े उतारना शुरू कर देते हैं। देखा सीन मुन्ना भाई के अंदर कि ये मेरी घड़ी इतने की है, ये मेरे जूते इतने के हैं, ये मेरी पैंट इतने की है, शॉर्ट, पूरा कपड़े उतार देते हैं सिवाय इनर गारमेंट्स के, वो भी उतारने लगते हैं। कहता है मेरे बाप मैं साइन कर देता हूं जहां कराने हैं। अब आप सोच के देखो, सरकारी डिपार्टमेंट है, सारे ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, आप मुझे रोज तंग कर रहे हो, किसी को नहीं पता, लेकिन जब मैं कपड़े उतारना शुरू हो गया सारे देखेंगे ना, सबको पता चल रहा है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आप पैसे मांग रहे हो। आया ना? यस और नो? आगे कह रहा है मेरिट्स ऑफ पब्लिक फेथ, इधर देखिएगा बेटा ध्यान से, मेरिट्स ऑफ पब्लिक फेथ की बात करते हैं। 2 लोगों की किताब है, 2 लोगों की, इधर सुनिए, 2 लोगों की किताब है, दोनों की हमने पब्लिक को दी, पब्लिक ने कहा ये किताब अच्छी है, ये बेकार है, रद्दी है। अब क्या ये डेफेमेशन कर दिया हमने? नहीं भाई, पब्लिक का ओपिनियन है, हाँ या ना? तो पब्लिक का ओपिनियन अगर बताना चाह रहे हो तो वो डेफेमेशन नहीं है। आजकल आपने देखा होगा कभी, अभी क्या है, इलेक्शन का टाइम चल रहा है, 23 मई को रिजल्ट आना है, हाँ या ना? 23 मई 2019 को रिजल्ट आने वाला है अगले हफ्ते। अब मेरी बात सुनना जो मैं कह रहा हूं, मेरा पॉइंट ये है कि मीडिया वाले क्या अपनी तरफ से ही बोलते हैं कि रुझान ये है, ऐसे न्यूज सुनिए कभी जी, इलेक्शन के रुझान ये है कि इस बार कांग्रेस को इतनी सीटें मिलने की उम्मीद है, बीजेपी दोबारा सत्ता में आ सकती है, कभी ऐसी न्यूज सुनी है? भाई तुम भविष्यवाणी कर रहे हो? नहीं, हमने लोगों की राय जानी है रैंडमली, और लोगों की ओपिनियन लेके हमें ऐसा लग रहा है, तो ये भी डेफेमेशन में नहीं आएगा। ऐसा नहीं होगा कि आप कह रहे हो इस बार भी बीजेपी की गवर्नमेंट बनेगी, आप क्या कांग्रेस को डिफेम कर रहे हो? नहीं जी, हमने जो बोला वो लोगों से फेयर ओपिनियन लेके बोला। समझ आ रही है बात? हाँ या ना? जवाब दो। ये भी डेफेमेशन नहीं माना जाएगा। क्लियर है? डेफेमेशन क्या होता है ये समझ आ गया 499 में, उसकी क्या क्या एक्सेप्शंस होती है। डन। अब देखिए
कह रहा है 500 पनिशमेंट फॉर डेफेमेशन अप टू 2 years और फाइन और बोथ। सिंपल सी बात है। अच्छा एक चीज बताओ, कहता है कभी कभी लोग क्या करते हैं, सुनिएगा, ये तो हो गया नॉर्मल डेफेमेशन। अब कहता है डेफेमेशन में कभी कभी होता है प्रिंट करा देते हो चीजें या एनग्रेव्ड करा देते हो, वही कागज पे प्रिंट करवाना, दीवारों पे एनग्रेव्ड करवा देना, समझ रहे हो मेरी बात। कह रहा आपने कुछ भी चीजें प्रिंट करवा के अगर करा तो वो भी डेफेमेशन माना जाएगा, और वो भी कहता है उसके लिए भी सजा सेम है। इसका मतलब दो बातें हो गई, कैमरे पे कुछ बोलना वो भी डेफेमेशन है, और कागज वगैरह प्रिंटिंग कराना वो भी डेफेमेशन। यस और नो, हाँ या ना। ये तो मैंने आपको कहा ही था कि दो तरीके के होता है, लिबल और स्लैंडर। क्लियर है ये बात। मैंने आपको प्रिंटिंग वाला ही तो एग्जांपल दिया, जयप्रदा वाला, कि उसने जगह जगह उसके बैनर लगा दिए। डन। अच्छा एक चीज और बताओ, इधर सेल ऑफ प्रिंटेड और एनग्रेव्ड सब्सटेंस। आप प्रिंटेड या एनग्रेव्ड सब्सटेंस जिससे मेरी गुडविल खराब हो रही है, अब उसको बेच भी रहे हो, मेरी बात सुनेगा इधर। मैंने आपको बोला था, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मैंने आपको बोला था कि एक न्यूज़पेपर में मैंने देखा था मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी ऐसे वो टर्बन लेके खड़ा हुआ है, हाँ या ना, राइट। मनमोहन सिंह साहब ऐसे टर्बन लेके खड़े हुए हैं, वो इशारा कर रही है ये वाली पहनो, ये डेफेमेशन है मैं बोल रहा हूं, हाँ या ना। अब मेरा पॉइंट समझिए, पता चला ऐसे कीचेन आ गए, पता चला कि ऐसे कीचेन आ गए, पता चला कि ऐसे बैग आ गए जिसमें फोटोज बनी हुई हैं ऑल दैट, और वो बैग मार्केट में बिक भी रहे हैं, गलत नहीं है क्या, हाँ या ना, यस और नो। तो कहता है सर ये भी डेफेमेशन के अंदर आएगा। क्लियर है। मेरा बस चले ना, अगर मैं, हिंदुस्तान थोड़ा सा बेवकूफ देश है, मैं क्या बोलूं, मैं सॉरी, आई रिस्पेक्ट माई नेशन बट आई डू नॉट रिस्पेक्ट द पर्सन हु आर रूलिंग माई कंट्री। दी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर मूवी मैं कभी भी नहीं आने देता अगर मैं सुप्रीम कोर्ट का जज होता तो। यार मनमोहन सिंह साहब जो है वो 10 साल प्राइम मिनिस्टर रहे, आपने उसकी मिट्टी बलीद कर दी बंदे। देखिए एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर मूवी देखना, उसके अंदर धजियां उड़ा रखी है मनमोहन सिंह साहब की, कहीं जीने लायक नहीं छोड़ा बेचारे को। उसमें दिखाया कि उसके बस का कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता, जो सोनिया गांधी कहती थी उसी के इशारे पे नाचता था। यार आप क्या दिखा रहे हो, आप डिसग्रेस कर रहे हो टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। वो बंदा जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन लेके आया यार, वो बंदा जिसके नाम पे, जिसने पूरा जीएसटी मॉडल तैयार किया था यार, समझ रहे हो ये बात। ही इज द हाईएस्ट क्वालिफाइड प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री एवर इंडिया हैड, और आप ऐसे प्राइम मिनिस्टर पे मूवीज बना रहे हो यार उल्टी सीधी, क्या क्या, और मोदी के फेवर में बनाते हो और उनके अगेंस्ट में बनाते हो, समझ रहे हो। आज तक कभी ऐसा हुआ है इंडियन हिस्ट्री में, इतने साल पहले कभी ऐसा हुआ था क्या? मनमोहन सिंह सरकार भी 2 बार आई है, क्या मनमोहन सिंह साहब जो है क्या वो इंटरव्यूज दे रहे थे ऐसे आपकी अदालत और ये सब, ऐसा कभी हुआ क्या ऐसा कभी हुआ कि यार वो अक्षय कुमार इंटरव्यू ले रहा है? ऐसी चीजें कभी भी नहीं हुई। देखो आप अपनी चीज को अच्छा बोलो, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आप सामने वाले की चीज को गलत नहीं बोलोगे, और अगर आप बोल रहे हो जबकि वो गलत नहीं है तो वो डेफेमेशन माना जाएगा। एम आई क्लियर? 499 डेफेमेशन क्या होता है, 500 पेनल्टी क्या है, 501 किसी भी चीज को प्रिंट करना, डेफेमेटरी मटेरियल को प्रिंट करना, और 502 उस डेफेमेटरी मटेरियल को प्रिंट करके बेचना। अब सुनिए ध्यान से, इधर बच्चे मेरी बात सुन लो, 501 में भी पेनल्टी सेम है, देखो मैंने एरो डाल रखा है, 502 में भी पेनल्टी सेम है। इसका मतलब आप समझ रहे हो, आपने डेफेमेटरी आर्टिकल लिखा और फिर उसको आपने बेचा तो आप 501 में भी फंसोगे और 502 में भी, समझ रहे हो। दो क्राइम हो जाएंगे, 2 ऑफेंस हो जाएंगे, हाँ या ना। प्रिंट करना अलग ऑफेंस है, प्रिंट करके सेल करना अलग ऑफेंस है। क्लियर है बच्चे ये बात? जवाब दीजिए। तो यहां पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया कि डेफेमेशन क्या होता है 499 से 502 और इसकी एक्सेप्शंस क्या है। तो यहां पे हम लोगों ने अपना इंडियन पेनल कोड 1860 कंप्लीट कर लिया। डन बच्चे, याद रहेगा सबको, समझ आ गई सारी कहानी? थैंक यू।